एपिसोड 131 टू 140। अध्याय 131। आपके विचार से कौन जीतेगा। दोपहर के भोजन के बाद विलियम ने अपनी मां एला से मिलने के लिए अस्तबल जाने का फैसला किया। दूसरी ओर केनेथ के पास करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उसने छात्रावास के कमरे में अपना सामान पहले ही खोल लिया था। इसलिए उसने विलियम के पीछे पीछे अस्तबल जाने का फैसला किया ताकि वह उस लाल बालों वाले लड़के की दूसरी मां से मिल सके। मी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई मां। मी। विलियम ने एला की गर्दन को गले लगाया जबकि एला ने अपना सिर उसके कंधों पर टिका दिया। केनेथ ये दृश्य देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह जानवरों की भावनाओं को समझने में बहुत संवेदनशील था। एक नज़र में ही वह समझ गया कि एला विलियम से बहुत प्यार करती थी। यही बात उस लड़के के बारे में भी कही जा सकती थी जो उसे गले लगा रहा था। इसी वजह से केनेथ के मन में विलियम के प्रति सकारात्मक भावना और भी बढ़ गई। एक साधारण बकरी के प्रति इतना प्यार और देखभाल देखकर केनेथ को लगा कि विलियम एक बहुत अच्छा इंसान है। माँ, मैं आपको अपने नए रूममेट से मिलवाता हूँ, विलियम ने अपनी माँ को गले लगाने से थोड़ा पीछे हटते हुए हिचकिचाते हुए कहा। ये केनेथ है, मेरा नया रूममेट। केनेथ, ये मेरी माँ एला है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। मी है, नमस्ते, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा एला। दोनों के अभिवादन के बाद विलियम एला को टहलने के लिए बाहर ले गया। वह उसकी पीठ पर नहीं बैठा ताकि केनेथ को अजीब न लगे। इसके बजाय वह मार्शल क्लास डिवीजन की विभिन्न सुविधाओं का दौरा करते हुए उसके बगल में ही चलता रहा। विल, क्या तुम हेड प्रीफेक्ट बनने में रुचि रखते हो? केनेथ ने उसके बगल में चलते हुए पूछा। सच कहूं तो मुझे पक्का पता नहीं, विलियम ने जवाब दिया। मैं उस तरह का इंसान हूं जो किसी से आदेश लेना नहीं चाहता। अगर हेड प्रीफेक्ट मुझे कुछ ऐसा करने का आदेश दे जो मेरी मर्यादा से बाहर हो तो शायद मैं उसे बर्दाश्त न कर पाऊं और अपनी लकड़ी की लाठी से उसे पीट दूं। विलियम का जवाब सुनकर केनेथ खिलखिलाकर हंस पड़ा। सच कहूं तो उसे भी किसी के आदेश मानना पसंद नहीं था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि देहात में बकरियां चराते हुए पले बड़े इस लाल बालों वाले लड़के से आदेश लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। खैर, अगर तुम आदेश नहीं मानना चाहते तो हेड प्रीफेक्ट बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो, केनेथ ने लापरवाही से कहा। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए अभी भी 3 दिन है। विलियम ने सिर हिलाया। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भाग लेने की योजना बना रहे हैं? नहीं, केनेथ ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि मैं हेड प्रीफेक्ट बनने के काबिल हूँ। मान लीजिए कि किस्मत से मैं हेड प्रीफेक्ट बन भी गया तो क्या आपको लगता है कि छात्र मेरी बात सुनेंगे? विलियम ने सिर घुमाकर उस नाजुक लड़के को सिर से पैर तक गौर से देखा। हालांकि केनेथ दिखने में आकर्षक था लेकिन वह ऐसा लड़का नहीं लगता था जिसे देखकर लोग उसका अनुसरण करें। फिर भी अगर कोई पूछे कि क्या केनेथ की रक्षा करने के लिए कोई तैयार होगा तो जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा। वह लड़का अपनी मासूमियत के कारण इतना प्यारा था कि विलियम को पूरा यकीन था कि मार्शल आर्ट की बहादुर लड़कियां भी उसके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक भाव रखेंगी। खैर, हेड प्रीफेक्ट बनना शायद बहुत बड़ा लक्ष्य हो, विलियम ने सहमति जताते हुए कहा। लेकिन मार्शल क्लास का शुभंकर बनना नामुमकिन नहीं है। दरअसल जैसे ही मैं ये प्रस्ताव रखूंगा मुझे पूरा यकीन है कि आपको भारी बहुमत से जीत मिलेगी। ऐसा करने की हिम्मत मत करना। केनेथ ने तुरंत विलियम का हाथ पकड़ लिया। मुझे लोगों से घिरे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। विलियम ने अनजाने में केनेथ के सिर पर थपथपाया। किसी कारणवश केनेथ उसे अपनी चचेरी बहन ईव की याद दिला रहा था। हालांकि ईव केनेथ से 1000 गुना ज्यादा प्यारी थी, फिर भी उस सफेद बालों वाले लड़के की मौजूदगी लोंट की उस प्यारी लड़की की तरह थी। ठीक है, विलियम हंस पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि लड़कियां खुद ही इस मुद्दे को उठाएंगी। जब ऐसा हो तो मेरे पास मत आना, समझे? विलियम का हाथ छोड़ते हुए केनेथ ने मुंह बनाया। जब तक प्रस्ताव की पहल तुम नहीं करोगे तब तक सब ठीक है। मार्शल डिवीजन में अपना दौरा लगभग पूरा कर चुके थे कि तभी उन्होंने अपने सामने भीड़ देखी। उन्हें हल्की हल्की कहासुनी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे जांच करने के लिए पास गए उन्होंने देखा कि 2 लड़के अपने हाथों में हथियार लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों लड़के मार्शल क्लास डिवीजन के परिसर में बिखरे हुए युद्ध के अखाड़ों में से एक में खड़े थे। हार मान लो, ड्रेक, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले एक आकर्षक लड़के ने चिढ़ाते हुए कहा। हेड प्रीफेक्ट बनने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा। सपने देखते रहो, स्पेंसर, औसत से ज्यादा सुंदर दिखने वाले एक लड़के ने चिढ़कर जवाब दिया। उसके गहरे भूरे बाल और भूरी आंखें सामने खड़े लड़के को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थीं। जब तक मैं यहाँ हूँ, हेड प्रीफेक्ट बनने का सपना देखना भूल जाओ।
मैं तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करते हुए सिर झुकाते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, परीक्षा शुरू होने तक इंतजार क्यों करें? आइए यहीं अभी इसका फैसला कर लेते हैं। योजना बढ़िया लग रही है। परीक्षा शुरू होते ही तुम्हारी पिटाई करने में मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दोनों लड़कों ने अपने हथियार तैयार कर लिए और एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। भीड़ शोर मचाने लगी और उनका उत्साह बढ़ाने लगी। विलियम उत्सुकता से दोनों लड़ाकों को देख रहा था। वह जानना चाहता था कि मार्शल आर्ट क्लास डिवीजन में नामांकित नए छात्रों का स्तर क्या है। केनेथ भी गंभीर भाव से उन दोनों लड़कों को देख रहा था। उसे भी यह जानने की उत्सुकता थी कि हेलन रॉयल अकादमी के छात्र कितने प्रतिभाशाली हैं। माफ कीजिए, विलियम ने भीड़ में सबसे लंबे लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या आप कृपया मुझे उन दोनों लड़ाकों की पहचान बता सकते हैं? क्या आप इनसे परिचित नहीं हैं? ये हेलन साम्राज्य में काफी लोकप्रिय हैं, लंबे लड़के ने जवाब दिया। माफ कीजिए, मैं ग्रामीण इलाके से आया हूं, विलियम ने ताजगी भरी मुस्कान के साथ कहा। राजधानी में यह मेरा पहला अनुभव है। अब समझ में आया। लंबे लड़के ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अखाड़े में एक दूसरे से लड़ रहे दो योद्धाओं की ओर इशारा किया। भाला पकड़े हुए यह आकर्षक दिखने वाला लड़का आर्मस्ट्रॉन्ग डची के ड्यूक का चौथा पुत्र है। इसका नाम स्पेंसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। जिसने बड़ी तलवार पकड़ी हुई है वह क्रेग रियासत का तीसरा पुत्र है। उसका नाम ड्रेक वी क्रेग है। ये दोनों अपनी अद्भुत युद्ध कला के लिए युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद, विलियम ने सिर हिलाकर आभार व्यक्त किया। फिर उसने अपना ध्यान उन दो योद्धाओं पर केंद्रित किया जो इस समय युद्ध में लगे हुए थे। क्या ड्यूक के सभी बेटे इतने उग्र स्वभाव के होते हैं? विलियम ने सोचा। उसे अभी भी 4 साल पहले लोंट में उसे चुनौती देने वाले जादुई तलवारबाज किंग्सले रोड्स की याद थी। वह लड़का भी एक ड्यूक का बेटा था और वह अपनी सामाजिक स्थिति का फायदा उठाकर रौब जमाने में बहुत खुश लगता था। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि किंग्सले की तरह स्पेंसर और ड्रेक में भी अपनी बात को साबित करने की क्षमता थी। दोनों अपने हथियारों में बेहद कुशल थे और उनके हमले आसानी से उन लोगों को भी हरा सकते थे जिनकी क्षमता उनसे कमजोर थी। केनेथ चुपचाप विलियम के बगल में चलता रहा और उसकी बाह पर थपथपाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? विलियम ने अखाड़े में मौजूद दो व्यक्तियों पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कुछ देर सोचा। कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे सचमुच इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं स्पेंसर को चुनूंगा। और कारण, क्योंकि उसकी तकनीक बेहतर है। विलियम ने कुछ समय से लड़ाई देखी थी और दोनों लड़ाकों की युद्ध क्षमता का आकलन करने में कामयाब रहा था। हालांकि ड्रेक के पास स्पेंसर की तुलना में अधिक विस्फोटक शक्ति थी, लेकिन उस शांत दिखने वाले लड़के की तकनीक बहुत परिष्कृत थी। भाले का हर वार, हर प्रहार और हर प्रहार एकदम सटीक था। कोई भी चाल व्यर्थ नहीं थी, जिससे विलियम बहुत प्रभावित हुआ। बेशक अगर वह लाल बालों वाला लड़का पूरी तरह ईमानदार होता तो वह यही कहता कि उसकी तकनीक स्पेंसर से 2-3 गुना बेहतर थी। आखिरकार उसने लोंट के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों के साथ प्रशिक्षण लिया था। विलियम जैसा बिल्कुल नौसिखिया भी उन 4 वर्षों के लंबे अभ्यास के दौरान काफी बेहतर हो जाता। इतना ही नहीं, मार्शल जॉब कक्षाओं में उसने जो मार्शल आर्ट सीखी थी वह भी पूरी तरह निखर चुकी थी। तलवार, धनुष और हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने की विलियम की युद्ध कलाएं केवल बुनियादी स्तर पर थीं। फिर भी हम सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सबसे शक्तिशाली युद्ध कलाओं के बुनियादी स्तर की बात कर रहे हैं। इन बुनियादी स्तर की युद्ध कलाओं को उसकी वर्तमान दुनिया के लोगों के लिए मध्यवर्ती तकनीक माना जा सकता है। लाठी और भाले की बात करें तो वे मध्यवर्ती श्रेणी में थे, जिससे विलियम की नई दुनिया में वे विशेषज्ञ तकनीकों के बराबर हो गए। ये कैसे संभव हुआ? ये वास्तव में बहुत सरल है। जब विलियम ने मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का उपयोग करके अपने डिसिपल ऑफ थंडर जॉब क्लास को अधिकतम स्तर तक पहुंचाया, तो वह तुरंत ही इसके उन्नत वर्ग यानी प्रिंस ऑफ थंडर में पदोन्नत हो गया। विलियम ने कालकोटरी अभियानों के दौरान जितना हो सके उतना अनुभव इकट्ठा किया ताकि थंडर जॉब क्लास के राजकुमार को लेवल 10 तक पहुंचने में मदद मिल सके। इस तरह वह लाइटनिंग गॉड वॉर आर्ट्स इंटरमीडिएट को अनलॉक कर सकता था और इस विशेष युद्ध कला की अधिक उन्नत चालें सीख सकता था। साथ ही हमें उनकी मूवमेंट टेक्निक के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि हेवनली फैंटम मूवमेंट टेक्निक बेसिक थी। स्किल पॉइंट्स हासिल करने के बाद विलियम ने उन्हें इस मूवमेंट टेक्निक में लगाया और इसे हेवनली फैंटम इंटरमीडिएट में अपग्रेड कर दिया। निरंतर अभ्यास से विलियम ने इन तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। अगर उसका और किंग्सले का फिर से मुकाबला होता तो विलियम को पूरा भरोसा था कि वह उस घमंडी बदमाश को हरा देगा।
बेशक यह इस शर्त पर था कि किंग्सले द्वंद्वयुद्ध के दौरान जादू का इस्तेमाल न करे। फिलहाल लकड़ी की लाठी, भाला और बर्छी का इस्तेमाल करते समय विलियम के युद्ध कौशल, युद्ध कला के रजत रैंक के अधिकांश विशेषज्ञों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थे। उनकी चलने की तकनीक उन्हें अधिकांश कठिन परिस्थितियों से निकलने में भी सक्षम बनाती थी। नोट: मार्शल क्लास की रैंकिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मिथ्रिल, एडमिंटियम, ब्लैक और सेंट है। किंग्सले रोड्स के साथ युद्ध के बाद विलियम ने शपथ ली कि जब तक वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, तब तक वह अपना समय और प्रयास मार्शल कौशल सीखने में समर्पित करेगा। अध्याय 132, क्या बकरी का दूध वाकई इतना अच्छा होता है? दोनों प्रतिद्वंद्वी हौंफते हुए थम गए। खेल की शुरुआत में ही दोनों पक्ष अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपनी सबसे आम क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी दोनों में से किसी एक को विजेता घोषित करना संभव नहीं था। बस करो, ड्रेक ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा। हम इस मामले को जादुई जंगल के अंदर सुलझाएंगे। उस समय तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे जितने अभी हो। बिल्कुल मेरे ही शब्द थे, स्पेंसर ने जवाब दिया। जब तुम मेरे सामने सिर झुकाओगी तब तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखने के लिए मैं बेताब हूं। दोनों लड़कों ने एक साथ नाक से आवाज निकाली और अखाड़े से बाहर चले गए। लड़ाई खत्म होते देख दर्शक भी धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। विलियम एला से अलग होने को लेकर अनिच्छुक था और एला भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। जब केनेथ ने ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखा तो उसने खांसी साफ करके एक समाधान सुझाने का फैसला किया। आप जानते हैं, जब तक छात्रावास के कमरे में रहने वाले दोनों पक्ष सहमत हैं, तब तक एला को हमारे कमरे में लाना कोई समस्या नहीं है, केनेथ ने कहा। सच में? विलियम ने तुरंत केनेथ का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह नाजुक लड़का चौंक गया। ओह, माफ कीजिए, मैं भूल गया था कि मेरे खुरदुरे हाथों से आपको चोट लग सकती है। लेकिन क्या मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूं जब आपने कहा कि मामा एला हमारे छात्रावास के कमरे में रह सकती है? वह कर सकती है, लेकिन तुम्हें उसका ठीक से ख्याल रखना होगा, केनेथ ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। विलियम की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि वह हैरान रह गया। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि वह कमरे के मेरे हिस्से में न जाए। मैं नहीं चाहता कि एला मेरी कीमती जड़ी बूटियों को कुतरना शुरू कर दे। चिंता मत करो मामा, एला ऐसा नहीं करेगी। विलियम ने आश्वस्त होकर अपनी छाती थपथपाई। है ना मामा? मी, एला ने सहमति में मिमियाते हुए कहा। माँ बेटे के बीच हो रही इस बातचीत को देखकर केनेथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब एला छात्रावास भवन में दाखिल हुई तो द्वार पर तैनात गार्ड ने उसे अजीब नजर से देखा, लेकिन उसने उसे सोलारिस छात्रावास में प्रवेश करने से नहीं रोका। एला गलियारे में चली, सीढ़ियां चढ़ी और विलियम के पीछे पीछे पूंछ की तरह चलने लगी। छात्रावास में रहने वाले छात्र इस दृश्य को मजे से देख रहे थे। चूंकि एला अपने युद्धकालीन आइबेक्स रूप में नहीं थी, इसलिए उसकी ऊंचाई केवल 1 मीटर थी और शरीर की लंबाई भी 1 मीटर से थोड़ी अधिक थी। साथ ही उसका कोट इतना सफेद और मुलायम था कि उसे देखने वाली लड़कियां उसे गले लगाने के लिए ललचाती थीं। बेशक उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और एला को ऐसे घूरती रही मानो वह कोई चलता फिरता खिलौना हो। जब एला विलियम के कमरे में सुरक्षित रूप से पहुंच गई तो उसने आज्ञाकारी रूप से उस तरफ जाकर खड़ी हो गई जहां विलियम का बिस्तर था। विलियम ने अपने भंडारघर से एक छोटा लकड़ी का कटोरा निकाला और एला के बगल में बैठ गया। फिर उसने एला का दूध दोहना शुरू कर दिया। माँ, मैंने आज आपका दूध नहीं पिया है और इससे मुझे बेचैनी हो रही है, विलियम ने अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के कटोरे को भरते हुए कहा। मी, एला ने धीरे से मिमियाते हुए कहा, मानो वह विलियम को समय पर दूध न पीने के लिए डांट रही हो। तुम सचमुच एक चरवाहे हो। केनेथ ने उन दोनों को उत्सुकता से देखा। मैंने पहले कभी बकरी का दूध नहीं पिया है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होता है। अपना कटोरा भरने के बाद विलियम ने धीरे धीरे पीने से पहले अपनी माँ को धन्यवाद दिया। मम्मी, आपका दूध सच में बहुत अच्छा है, विलियम ने दूध का कटोरा खत्म करते हुए तारीफ की। मी, एला ने मिमियाते हुए कहा, मानो कह रही हो, क्या ये सच नहीं है? परिचित नोटिफिकेशन की आवाज आए और विलियम की स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। योजक चिन्ह, दैनिक कार्य, दूध पियो, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पुरस्कार 6 अनुभव अंक, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अतिरिक्त पुरस्कार 2 गॉड पॉइंट्स, योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी आंखें मलते हुए नोटिफिकेशन को दोबारा चेक किया। ये सचमुच वहां है। विलियम को नहीं पता था कि नोटिफिकेशन के साथ किस तरह का जादू हो रहा था, लेकिन अगर वह ये कहता कि उसे अपनी माँ का दूध पीने से मिलने वाले अतिरिक्त इनाम से अंदर ही अंदर खुशी नहीं थी, तो वह झूठ बोल रहा होता।
योजक चिन्ह 10,000 देवताओं के मंदिर में कहीं। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? गैविन ने पूछा। क्या ये बहुत ही मुफ्त का सौदा नहीं है? कोई बात नहीं, डेविड ने जवाब दिया। अगर वह 1 साल तक दूध भी पीता रहे तो ज्यादा से ज्यादा उसे 730 गॉड पॉइंट्स ही मिलेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर जब तुम इससे और लिली उसे समय समय पर स्पेशल क्वेस्ट देते रहते हो। तुम ऐसा कहते हो, लेकिन पिछली बार तो तुमने ही वो 2 छिपे हुए मिशन दिए थे, गैविन ने बताया। खैर, चूंकि एला ने ये सुझाव दिया था और विलियम ने उसकी बात मान ली, इसलिए मैंने अचानक ही उन 2 मिशनों को शामिल करने का फैसला किया, डेविड ने स्वीकार किया। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। विलियम ने उस लड़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी 4 साल की मेहनत बेकार नहीं गई। एक विशाल क्रिस्टल बॉल में प्रदर्शित अपने अनुयायी को निहारते हुए गैविन ने सिर हिलाया। वह विलियम की सुरक्षा और खुशी चाहता था, लेकिन विलियम ने जिस दुनिया को चुना था, वह गैविन द्वारा उसके लिए परिकल्पित दुनिया से बिल्कुल अलग थी। योजक चिन्ह गॉड पॉइंट्स 2। विलियम ने गॉड शॉप खोली और पुष्टि की कि उसे अपनी मामा एला का दूध पीने से वाकई गॉड पॉइंट्स मिले थे। उसके दिमाग ने 1 साल में मिलने वाले पॉइंट्स की गणना शुरू कर दी और उसे एहसास हुआ कि यह ज्यादा नहीं था। इससे तो आवश्यक एक्सेसरीज के साथ एक एलिमेंटल एरो खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मिले। फिर भी मैं आभारी हूं, विलियम ने बुदबुदाते हुए कहा। केनेथ ने विलियम की बड़बड़ाहट सुनी और सोचा कि वह एला का दूध पीने के लिए आभारी था। क्या बकरी का दूध वाकई इतना अच्छा होता है? केनेथ की जिज्ञासा बढ़ गई थी। हालांकि वह विलियम से यह पूछने में शर्म महसूस कर रहा था कि क्या उसे एला का दूध चखने को मिल सकता है। योजक चिन्ह 3 दिन तेजी से बीत गए और मार्शल क्लास में प्रथम वर्ष के छात्रों के हेड प्रीफेक्ट के पद के लिए होने वाली लड़ाई में केवल 1 दिन शेष रह गया था। इस प्रतिष्ठित पद को जीतने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की चाह रखने वाले कुछ छात्रों के चेहरों पर उत्साह और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहीं केनेथ जैसे लोग, जिन्हें इस आयोजन में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, धैर्यपूर्वक परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब कुछ सोच विचार करने के बाद विलियम ने भी प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। उसके शामिल होने का कारण बहुत ही सरल था। अगर मैं हेड प्रीफेक्ट बन जाऊं तो मामा एला के सोलारिस छात्रावास में रहने के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। विलियम यही सोच रहा था। हालांकि उसे अपनी जीत का पूरा यकीन नहीं था, फिर भी वह एला को रॉयल अकेडमी में अपने साथ रखने का अधिकार पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। वह नहीं चाहता था कि एला अपना दिन अस्तबल में बिताए, जबकि वह मार्शल आर्ट की कक्षाओं में जाए। अध्याय 133 जादुई जंगल भाग 1। उस सुबह नाश्ते के बाद मार्शल क्लास के प्रशिक्षक सभी को मार्शल क्लास डिवीजन के ठीक बीच में स्थित एक विशेष भवन में ले गए। इस भवन को वीरों का घर कहा जाता था। यह एक ऐसा स्थान था जिसकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी, क्योंकि इसमें मार्शल क्लास डिवीजन के विशेष 4 क्षेत्रों के प्रवेश द्वार थे। डोमेन छोटी छोटी दुनियाएं थीं जिनके अपने नियम और कानून थे। इनमें से कुछ डोमेन महत्वपूर्ण संसाधनों से भरे हुए थे जो खेती को आगे बढ़ाने में उपयोगी थे। कुछ का उपयोग कुशल योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में किया जाता था, और कुछ का उपयोग दुर्लभ जीवों और पौधों के प्रजनन के लिए किया जाता था जो जंगल में बहुत मुश्किल से मिलते थे। इनमें से एक क्षेत्र जादुई जंगल था। इस जंगल का उपयोग छात्रों के प्रशिक्षण स्थल के रूप में किया जाता था। कुछ मामलों में इसका उपयोग विशेष आयोजनों के लिए भी किया जाता था, जैसे कि कक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले हेड प्रीफेक्ट का चुनाव। इस समय विलियम उन सभी नए छात्रों के साथ, जिन्होंने प्रीफेक्ट बैटल में भाग लेने का विकल्प चुना था, एक विशाल तांबे के गेट के सामने खड़ा था। क्या आप सब तैयार हैं? ग्रैंट ने पूछा। हाँ, याद रखना, आप में से केवल एक को चुना जाएगा, ग्रैंट ने कहा। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रशिक्षकों ने अपनी छाती पर लगे प्रतीक चिन्हों को ऊपर उठाया और द्वार को सक्रिय किया। तांबे का द्वार धीरे धीरे खुला और उसके केंद्र में एक हरा पोर्टल दिखाई दिया। आप सभी को जादुई जंगल के भीतर अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, एंडी ने बेफिक्री से समझाया। इससे आप तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन याद रखें कि आप इस क्षेत्र में केवल 3 दिन ही रह सकते हैं। अगर 3 दिनों में भी इस क्षेत्र में कोई जीवित बचता है तो सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला व्यक्ति ही प्रीफेक्ट बन जाएगा। यह मत सोचो, यह मौत की लड़ाई है। किसी को भी बाहर करने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। चिंता मत करो, तुम में से कोई भी सचमुच नहीं मरेगा। जो भी बाहर होगा उसे इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा और वापस इसी हॉल में भेज दिया जाएगा। क्या कोई और सवाल है? विलियम ने अपना हाथ उठाया और एंडी ने सहमति में सिर हिलाया। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को मार दें जिसने कई लोगों को मारा हो तो क्या हमें उसके अंक भी मिलेंगे? विलियम ने पूछा।
अच्छा सवाल। जवाब ये है कि आपको उनके कुल अंकों का आधा हिस्सा ही मिलेगा, एंडी ने जवाब दिया। 3 दिन के अंत में जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वो हेड प्रीफेक्ट बनेगा। क्या आपके कोई और सवाल हैं? एक दुबले पतले लड़के ने हाथ उठाया और एंडी ने उसे अपना सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बार फिर सिर हिलाया। क्या हमें गठबंधन बनाने की अनुमति है? दुबले पतले लड़के ने पूछा। क्या हमारे लिए टीमें बनाना ठीक है? बिल्कुल, एंडी ने सिर हिलाया। प्रीफेक्ट चयन समारोह में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था और प्रशिक्षकों को इस साल भी ऐसा होने की आशंका थी। आप बेझिझक टीमें और गठबंधन बना सकते हैं। अंत में केवल एक ही हेड प्रीफेक्ट चुना जाएगा। प्रशिक्षकों द्वारा टीम बनाने को प्रोत्साहित करने का कारण ये था कि मार्शल आर्ट कक्षाएं टीम में रहकर बेहतर ढंग से चलती थीं। इससे उनके बीच मजबूत संबंध भी बनते थे जो उनके विकास के लिए लाभकारी थे। कुछ छात्र मुस्कुराए जबकि ड्रेक और स्पेंसर ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। दोनों का मानना था कि बलवानों को अकेले ही लड़ना चाहिए और बाहरी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। केवल काय ही मिलकर लड़ते हैं। क्योंकि यह एक व्यक्तिगत मुकाबला था, इसलिए प्रशिक्षकों ने एला को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने परीक्षा के दूसरे भाग के दौरान एला की क्षमताओं को पहले ही देख लिया था, लेकिन वे विलियम की वास्तविक क्षमता देखना चाहते थे। वे ये जानना चाहते थे कि क्या जंगल के शासक के साथ जमकर लड़ाई लड़ने वाला ये लड़का अपने पशु साथी के बिना भी उतना ही प्रभावशाली था। आप सभी पोर्टल में प्रवेश करें, ग्रैंट ने आदेश दिया। आपकी किस्मत आपके साथ हो। एक एक करके छात्र पोर्टल में प्रवेश करने लगे। सभी के चेहरों पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। विलियम सबसे अंत में प्रवेश करने वाला था और सभी की निगाहें उसकी हर हरकत पर टिकी थीं। योजक चिन्ह। इस बीच डोमेन के बाहर जो लोग भाग नहीं लेना चाहते थे वे इमारत के ठीक बाहर इकट्ठा हुए थे, जहां कई देखने वाले क्रिस्टल स्थापित थे। इन क्रिस्टलों की मदद से वे वास्तविक समय में युद्ध को होते हुए देख सकेंगे। एला और केनेथ इन अवलोकन क्रिस्टलों में से एक के सामने खड़े थे। इन क्रिस्टलों की मदद से जादुई जंगल में प्रवेश करने वाले सभी उम्मीदवारों को देखा जा सकता था। स्वाभाविक रूप से इसमें यह विकल्प भी था कि दर्शक केवल एक उम्मीदवार को देखने के लिए चुन सकता था। जैसे ही विलियम पोर्टल में दाखिल हुआ, उसकी छवि देखने वाले क्रिस्टल पर दिखाई दी। एला ने धीरे से मिमियाते हुए विलियम का हौसला बढ़ाया और उसे शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर केनेथ गंभीर भाव से विलियम को देख रहा था। कृपया मुझे अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करो, केनेथ ने सोचा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम उस व्यक्ति के वंश के योग्य हो। कृपया मुझे निराश मत करना, विलियम। योजक चिन्ह। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को जीवन से भरपूर एक हरे भरे जंगल में पाया। पक्षियों के चहचहाने की आवाज, जानवरों की दहाड़ें और यहां तक कि कीड़ों की हल्की आवाज भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। किसी कारणवश विलियम को थोड़ी सी घर की याद सताने लगी। ये जगह उसे लोंट के पास के जंगल की याद दिलाती थी। हालांकि यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां अलग थीं, फिर भी उसे घर की याद आती थी। पता नहीं दादाजी और बाकी सब कैसे होंगे। विलियम जंगल की आवाजों में खोते हुए सोचने लगा। क्या ईव भी मेरे बारे में सोचती होगी। अचानक उसे हवा में एक हल्की सी भनभनाहट सुनाई दी। विलियम मन ही मन हंसा और जानबूझकर पीछे की ओर उछल पड़ा। ऐसा करते ही उसने अपनी ओर 2 तीर आते देखे। तीर विलियम के बगल वाले पेड़ में बिना किसी नुकसान के धंस गए, जिससे लड़के को याद आया कि वह किसी खेल कूद में नहीं बल्कि एक असली लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। लोंट में 2 विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित एक तीरंदाज होने के नाते उसके लिए अपने हमलावर की स्थिति को सटीक रूप से पहचानना बहुत आसान था। हालांकि उसने उस दिशा में हमला करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वह चक्कर लगाकर उस क्षेत्र से निकल गया। हालांकि प्रशिक्षकों ने कहा था कि तत्काल लड़ाई से बचने के लिए उन्हें बेतरतीब जगहों पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, लेकिन तीरंदाजों से निपटने में स्थिति बिल्कुल अलग थी। उनके पास बहुत दूर से हमला करने की क्षमता थी और केवल तेज इंद्रियों वाले ही उनके गुप्त हमलों को भांप सकते थे। अपने हमलावर से पर्याप्त दूरी बनाने के बाद विलियम ने एक ऊंची जगह खोजने का फैसला किया जहां से वह अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर सके। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, 50 मीटर की दूरी से 2 जंगली सुअर उसकी ओर दौड़ पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि विलियम अनजाने में उनके क्षेत्र में घुस गया था और उन्होंने इसे आक्रामकता का कार्य मान लिया था। विलियम उन 2 जंगली सुअरों से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि आसपास दूसरे छात्र भी हो सकते थे जो लड़ाई का फायदा उठा सकते थे। हालांकि वह उनसे निपटने से डरता नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जो लोग उसे देख रहे हैं उन्हें उसकी क्षमताओं के बारे में पता चले। जैसे ही विलियम भागने की कोशिश करने वाला था, 2 लड़के तलवार और भाले लिए उसके सामने आ गए।
स्पष्ट रूप से उनका इरादा उसे भागने से रोकना था। अपनी पीठ के पीछे दो जंगली सुअरों और रास्ते में दो लड़कों के साथ विलियम ने उन छात्रों पर एक चाल चलने का फैसला किया जो उसे आसान शिकार समझ रहे थे। लाल बालों वाला लड़का तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि दोनों जंगली सुअर उससे कुछ ही मीटर पीछे नहीं रह गए। उसके बाद उसने अपनी गति तकनीक हेवनली फैंटम को सक्रिय किया। विलियम एक प्रेत की तरह आसानी से उन दोनों लड़कों के बीच से गुजर गया और भाग निकला। इससे पहले कि वे दोनों लड़के कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, जंगली सुअर उनके सामने आ चुके थे। चूंकि दोनों सुअरों ने अपना मूल लक्ष्य खो दिया था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान उन दो लड़कों पर केंद्रित कर दिया जो उनके क्षेत्र में हथियार लिए घूम रहे थे। अध्याय 134 जादुई जंगल भाग 2। अचानक बदले हालातों का सामना करते हुए दोनों लड़के शांत रहे और जंगली सुअरों से भिड़ गए। वे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे ताकि कोई उनका फायदा न उठा सके। विलियम ने दोनों लड़कों पर छुपकर हमला करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह अपना अड्डा बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। उसे अंक बटोरने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि यह पहला दिन ही था। उसकी पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा थी। जब विलियम वहां से चला गया तभी जंगल से कहीं से दो तीर आए और जंगली सुअरों से निपटने में व्यस्त दो लड़कों की पीठ पर जा लगे। हालांकि उन्होंने घात से बचने के लिए अपनी सतर्कता बढ़ा ली थी, फिर भी दोनों तीर उनकी नजरों से बच निकले। दोनों जंगली सुअरों ने इस मौके को नहीं छोड़ा और घायल लड़कों पर हमला जारी रखा। उनके हमले के प्रभाव से दोनों लड़के जमीन पर लुढ़क गए, जिससे तीर से लगी उनकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। तीरंदाज ने दो और तीर चलाए जो दोनों लड़कों की गर्दन में जा लगे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और वे प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गए। उनके शरीर से निकले दो लाल गोले 100 मीटर दूर छिपे तीरंदाज की ओर उड़ गए। युद्ध में अपना माल मिलने के बाद वह आसान शिकार की तलाश में वहां से चली गई। अगर संभव हो तो वह सबसे पहले लाल बालों वाले लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन वह मछली की तरह फुर्तीला था। दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी एक तीरंदाज होने के नाते उसने दूरबीन से विलियम और सोगलाव के बीच की लड़ाई देखी थी। वह दूसरी परीक्षा के दौरान झंडे के पास पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थी जिससे उसे अन्य उम्मीदवारों को देखने के भरपूर अवसर मिले। हालांकि वह पूरी लड़ाई को होते हुए नहीं देख सकी, फिर भी उसने देखा कि वह लड़का जंगल के शासक के खिलाफ निडरता से लड़ रहा था। इसी वजह से उसने ड्रेक और स्पेंसर के बजाय विलियम को इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा खतरा माना और उसे जल्द से जल्द प्रतियोगिता से बाहर करना चाहती थी। दुर्भाग्यवश वह अपने पहले प्रयास में असफल रही और दूसरे प्रयास में भी उसे मौका नहीं मिला। अंततः उसने छोटे मोटे शिकार करके अंक बटोरने का फैसला किया जब तक कि उसकी संख्या 100 तक न पहुंच जाए। उसके बाद वह जंगल में कहीं छिपकर प्रतियोगिता के समाप्त होने का इंतजार करेगी। योजक चिन्ह। विलियम छिपने की जगह ढूंढते हुए कई और छात्रों से मिला। वह उनसे प्लेग की तरह बचता रहा और लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे पहले वह एक पेड़ पर चढ़ गया था और इलाके का सर्वेक्षण किया था। जंगल सभी दिशाओं में मीलों तक फैला हुआ था। विलियम को बस पेड़ों का एक अंतहीन सागर दिखाई दे रहा था। यह तो पेचीदा होने वाला है, विलियम ने अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए सोचा। हेड प्रीफेक्ट बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के अलावा विलियम ने जंगल के अंदर कुछ अन्य खतरों को भी भांप लिया था। हालांकि वे सोगलाव जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे युद्ध इबेक्स रूप में उसकी मां एला के समान ही शक्तिशाली थे। अधिकतम खतरे का स्तर डी और सी है, विलियम ने अपनी ठुड्डी को उंगलियों से रगड़ते हुए कहा। वे काफी हद तक समान रूप से फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही अपने अपने क्षेत्र स्थापित कर लिए हैं। कुछ देर सोचने के बाद विलियम ने दूसरी राय लेने का फैसला किया। सिस्टम, कोई सुझाव? विलियम ने पूछा। मेजबान के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं इस आयोजन में भाग नहीं लूंगा। इसका अर्थ ये भी है कि मैं जॉब क्लास बदलने के अलावा मेजबान की किसी भी तरह से सहायता नहीं करूंगा। साथ ही मैंने मैपिंग फंक्शन को पहले ही निष्क्रिय कर दिया है। मेजबान मानचित्र पर अपने दुश्मनों को देखने का लाभ नहीं उठा पाएगा। यह अचानक बदलाव क्यों? विलियम ने पलटकर पूछा। नायक और उसकी व्यवस्था के बीच वादा की गई दोस्ती का क्या हुआ? मेजबान, आपको याद रखना चाहिए, बाहरी मदद पर हमेशा निर्भर रहना आपकी प्रगति के लिए फायदेमंद नहीं होगा। मैं मेजबान की शक्ति में विश्वास करता हूं। अतीत में आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनकी तुलना में यह मामूली परीक्षा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, लेकिन आपकी बात सही है। विलियम ने आह भरी। ठीक है, कृपया मेरी उपश्रेणी को कैवेलियर श्रेणी में बदल दें। समझ गया। उपवर्ग का परिवर्तन पूरा हो गया है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। विलियम जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और एक निश्चित दिशा में चल पड़ा।
शेपर्ड क्लास के निष्क्रिय कौशल के साथ उसने इलाके का अपने फायदे के लिए उपयोग करने का एक तरीका खोज लिया था। योजक चिन्ह। रुको, हम टीम क्यों नहीं बनाते? एक दुबले पतले लड़के ने प्रस्ताव रखा। तुम बॉस बनो और मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनूंगा। ये सबके लिए फायदेमंद है ना? आपका प्रस्ताव अच्छा है, एक आकर्षक दिखने वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी जो चाहिए वो है आपके पॉइंट्स। स्पेंसर ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ही झटके में 4 मीटर की दूरी तय कर ली। उसका भाला आगे की ओर धंसा और जंगल में दर्द भरी चीख गूंज उठी। देखते ही देखते दुबले पतले लड़के का शरीर प्रकाश के कणों में बदल गया और एक लाल गोला हवा में तैरने लगा। आकर्षक दिखने वाले उस लड़के ने अपने दाहिने हाथ से लाल गोले को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, गोला गायब हो गया और उसके हाथ के पीछे का हिस्सा चमक उठा, जिस पर 12 लिखा हुआ दिखाई दिया। अपने रूप रंग के विपरीत वह बहुत काबिल था, स्पेंसर ने सोचा जैसे ही उसके अंक 4 बढ़ गए। अब और अंक जुटाने का समय है। स्पेंसर जंगल की गहराई की ओर बढ़ा, जहां अन्य उम्मीदवार छिपे हुए थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि हेड प्रीफेक्ट के पद की इस लड़ाई में मुट्ठी भर लोग ही उसे चुनौती दे सकते हैं। अपनी गर्दन धुल लो, ड्रेक, स्पेंसर ने ताना मारा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। योजक चिन्ह। जैसे ही ड्रेक ने अपनी विशाल तलवार को म्यान में रखा, उसके सामने 2 लाल गोले प्रकट हुए। कमजोरों का झुंड, ड्रेक ने जमीन पर थूकते हुए कहा। लगता है इस प्रतियोगिता में सिर्फ वो कमीना स्पेंसर ही एकमात्र खतरा है। हाथ के इशारे से दोनों गोले उसकी ओर उड़ाए। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर 20 का अंक दिखाई दिया, जिससे ये साबित हुआ कि उसने स्पेंसर से ज्यादा लोगों को मारा था। मुख्य प्रेरी के पद के लिए दावेदारों की कुल संख्या 300 से कम थी। यह मार्शल क्लास डिवीजन के प्रथम वर्ष के छात्रों का लगभग 2/3 हिस्सा था। अपने प्रारंभिक अनुमान के बाद ड्रेक को पता था कि उसे केवल 100 से अधिक छात्रों को मारना है और मुख्य प्रेरी का पद उसके हाथ में आ जाएगा। मुझे तुम्हें देखने मत देना, स्पेंसर, ड्रेक ने अपने नए लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बुदबुदाया। मैं तुम्हें रॉयल अकादमी में दाखिला लेने पर पछतावा करवा दूंगा। योजक चिन्ह। मुझे इस साल की प्रतियोगिता में कई अनमोल प्रतिभाएं नजर आ रही हैं, रेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्पेंसर और ड्रेक की लड़ाइयों को देख रहा था और उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उसने उस तीरंदाज लड़की को भी खोज लिया था जो दूर से लोगों पर निशाना साध रही थी। शायद हमें ये देखने के लिए 3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि विजेता कौन होगा। एंडी, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि वे दोनों बदमाश खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहे हैं, एंडी ने लापरवाही से जवाब दिया। जहां तक उस शिकारी लड़की की बात है, उसमें काबिलियत है। अगर वह इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं उसे अपना शागिर्द बना सकता हूं। ग्रैंट ने चिढ़कर कहा। विलियम, तुम अब भी उस लड़के के बारे में ही सोचते रहते हो। ग्रैंट ने उस चरवाहे को देखा जो धीरे धीरे जंगल की गहराई की ओर बढ़ रहा था। उसने देखा था कि लाल बालों वाला लड़का अपने पीछा करने वालों से कैसे बच निकला था और ग्रैंट उससे बहुत असंतुष्ट था। स्वाभाविक रूप से वह उम्मीद कर रहा था कि लड़का उसे एक और आश्चर्य दिलाएगा। आखिरकार वह उस समय मौजूद था जब विलियम ने जंगल के शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बस थोड़ा इंतजार करो, एंडी ने बियर का एक घूंट लेते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वह हम दोनों को निराश नहीं करेगा। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। क्या हम शर्त लगा सकते हैं? एंडी ने मुस्कुराते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने शर्त रखी। अगर हम सही सही बता दें कि प्रथम वर्ष के छात्रों का हेड प्रीफेक्ट कौन बनेगा तो मुझे आधे महीने का वेतन मिलेगा। आपका क्या विचार है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ग्रैंट ने पलटकर पूछा। मेरी तनख्वाह तुम्हारी तनख्वाह से 6 गुना है। तुम्हारे साथ शर्त लगाने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। एंडी ने गुस्से में अपनी जीभ चटकाई क्योंकि आसानी से पैसे कमाने की उसकी योजना धरी की धरी रह गई थी। जब उसने अपना ध्यान उस लाल बालों वाले लड़के पर वापस केंद्रित किया जो इस समय 4 जंगली भेड़ियों से भाग रहा था, तो एंडी को लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। ये क्रोध या आक्रोश से नहीं, बल्कि आशा से उबल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह अंधविश्वास कहां से आ रहा था। हालांकि जब उसने जंगल में विलियम का प्रदर्शन देखा तो उसे लगा कि यह लड़का अन्य डिवीजनों के मार्शल क्लास डिवीजन को देखने के नजरिए को बदल देगा। पिछले कुछ वर्षों से मार्शल क्लास डिवीजन को हमेशा ही कमतर आंका जाता रहा है क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिभाशाली लोग बहुत कम थे जो मैजिक और स्पिरिट क्लास डिवीजनों के प्रतिनिधियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। एंडी ने इस बात को लंबे समय से स्वीकार कर लिया था और अपनी शिकायतों को अपने दिल में गहराई से दबा लिया था।
हालांकि परीक्षा समाप्त होने के बाद हर रात जब वह सोने के लिए आंखें बंद करता था तो उसे अंधेरे में एक चमकता हुआ झंडा लहराता हुआ दिखाई देता था। एंडी ने एक लड़के को देखा जिसके बाल धधकते लाल थे और उसके हाथ में एक सुनहरा झंडा था। वह अपने अंगोरियन युद्ध आइबेक्स पर सवार था, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक भाला था जिससे मानो स्वयं प्रकाश निकल रहा था। एंडी को वह गौरवशाली क्षण याद आया जब लड़के ने अपना भाला इतना ऊपर उठाया मानो अकेले ही अंधकार के संसार को चुनौती दे रहा हो। लड़के द्वारा भाला आगे बढ़ाते हुए देखना एंडी के लिए विस्मय का विषय बन गया था। उसे एक झटके से ही दुनिया रोशनी से जगमगा उठी। वह दृश्य इतना सुंदर, इतना अवास्तविक था कि एंडी जैसा सुन्न व्यक्ति भी यह महसूस कर सकता था कि सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए, एंडी ने विलियम को लगभग जुनूनी निगाहों से देखते हुए सोचा। नन्हे चरवाहे, तुम अंधकार को चीरकर दुनिया को रोशन करो। इस तरह हम जैसे लोग भी गर्व से सिर ऊंचा कर सकेंगे और वो सम्मान वापस पा सकेंगे जो हमने बहुत पहले खो दिया था। अध्याय 135 प्राचीन शक्ति का योद्धा। एस्ट, इयान और इसहाक मार्शल क्लास डिवीजन की ओर चल पड़े। उनके अलावा मैजिक और स्पिरिट क्लास डिवीजन के कई अन्य लोग भी हाउस ऑफ हीरोज की दिशा में जा रहे थे। प्रत्येक वर्ष इन विभागों से संबंधित कुलीन लोग योग्य अधीनस्थों की तलाश करते थे जिन्हें वे अपने संरक्षण में भर्ती कर सकें। यह शाही अकादमी की एक परंपरा थी और प्रशिक्षक इसकी अनुमति देते थे। मार्शल वर्ग से संबंधित अधिकांश लोग आम नागरिक थे। उनमें से कुछ बेहतर जीवन जीने के लिए कुलीन वर्ग में नौकरी करना चाहते थे। इसी कारण राज अकादमी ने इस भर्ती को नहीं रोका। वे केवल यही सुनिश्चित कर सकते थे कि मार्शल क्लास से भर्ती किए गए लोगों के साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए। क्या यह एला नहीं है? इसहाक ने चांदी जैसे भूरे बालों वाले एक नाजुक दिखने वाले लड़के के बगल में खड़ी एक अंगोरियन बकरी की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, यह एला ही है, एस्ट ने सहमति जताते हुए कहा। चलो चलते हैं। तीनों लड़के उत्सुक चेहरों के साथ विलियम की दूसरी मां की ओर बढ़े। एला ने उनके आने को देख लिया था और अभिवादन में धीरे से मिमियाई। नमस्ते, क्या आप एला की देखभाल कर रहे हैं? एस्ट ने बकरी के पास खड़े सफेद बालों वाले लड़के से पूछा। हम विलियम के दोस्त हैं और हम यहाँ ये देखने आए हैं कि क्या उसने हेड प्रीफेक्ट की प्रतियोगिता में भाग लिया है। मेरा नाम एस्ट है, एस्ट वेल्स न्यूमोंट। एस्ट ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चांदी जैसे भूरे बालों वाले लड़के ने बढ़ाए गए हाथ को देखा और अनिच्छा से अपना हाथ आगे बढ़ाया। केनेथ ने अपना परिचय दिया। केनेथ जिन एशले, मैं विलियम का रूममेट हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एस्ट ने सिर हिलाकर हाथ मिलाया। फिर उसने अपने सामने खड़े उस लड़के को गौर से देखा। कृपया मुझे ज्यादा देर तक मत घूरिए, केनेथ ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। जब लोग मुझे घूरते हैं और मेरे चारों ओर भीड़ लगाते हैं तो मुझे असहज महसूस होता है। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाए हो तो क्षमा करें। एस्ट ने माफी मांगी। मैं बस उत्सुक थी क्योंकि आप विलियम के रूममेट हैं। मुझे बुरा नहीं लगा। केनेथ ने नजरें फेर ली। बात बस इतनी है कि ये दूसरी बार है जब किसी ने पहल करके मुझसे हाथ मिलाया है। पहली बार विलियम के साथ हुआ था। माहौल तुरंत असहज हो गया क्योंकि एस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अंत में उसने अपने सामने रखे देखने वाले यंत्र में देखने का फैसला किया और यह जानने की कोशिश की कि लाल बालों वाला लड़का क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इयान ने हैरानी से सिर झुकाते हुए पूछा। ये अंक इकट्ठा करने के बजाय एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर पत्ती से सीटी क्यों बजा रहा है? क्या इसे नहीं पता कि हेड प्रीफेक्ट बनने के लिए अंक इकट्ठा करने पड़ते हैं? शायद वह आखिरी दिन तक अपनी चाल चलने का इंतजार कर रहा है। इसहाक ने सुझाव दिया। जादुई जंगल के अंदर एक दिन यहाँ वास्तविक दुनिया में 8 घंटे के बराबर है। प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई है, इसलिए विलियम के पास वापसी करने के लिए काफी समय है। फिर भी वो इतना बेफिक्र क्यों दिख रहा है? इयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मेरा मन कर रहा है कि उसके चेहरे पर एक घूंसा मार दूं। एस्ट, केनेथ, इसहाक, मी। एला ने अपना सिर नीचे किया और अपने सींग इयान की ओर कर दिए। ये तो बस एक मजाक था। मैं तो बस मजाक कर रहा था, एला। इयान ने तुरंत विलियम की मां को शांत किया। वह भूल गया था कि उस चिड़चिड़े लाल बालों वाले लड़के के मामले में एला कितनी ज्यादा सुरक्षात्मक हो सकती है। मी, ठीक है, मैं इसका जिक्र दोबारा नहीं करूंगी। मी। एला ने अपना सिर उठाया और अपना ध्यान अपने बच्चे पर वापस लगा दिया। इयान ने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती पर हाथ फेरा क्योंकि वह जानता था कि असली लड़ाई में एला के सीन कितने घातक हो सकते हैं। एंगोरियन बकरी ने विलियम के साथ काफी समय बिताया था और वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा है।
हालांकि उसके आसपास के 4 बच्चों को उसकी योजनाओं का पता नहीं था, लेकिन एला को उस पल समझ आ गया जब विलियम लकड़ी के लट्ठे पर बैठा और पत्ती का इस्तेमाल सीटी बजाने के लिए करने लगा। 10 मिनट बाद उन चारों लड़कों ने देखा कि एक हिरन विलियम की ओर बढ़ रहा है। वह हवा को सूंघ रहा था, मानो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई खतरा नहीं है, वह धीरे धीरे उस लड़के की ओर बढ़ा जो लकड़ी के लट्ठे पर बैठा था। ये हिरन जादुई जंगल में रहने वाले सफेद पूंछ वाले हिरनों में से एक था। जब यह विलियम से केवल 4 मीटर दूर था, तो इसने म्याऊं जैसी आवाजें निकालना शुरू कर दिया, मानो वह अपनी भाषा में उससे बात कर रहा हो। बच्चों को आश्चर्य हुआ जब विलियम ने हिरन की तरह ही म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकाली। वे दोनों को आपस में बातें करते हुए देखकर विस्मय से भर उठे। विलियम ने हिरन से 2 मिनट तक बातचीत की, फिर वह जिस लट्ठे पर बैठा था उससे उठ खड़ा हुआ। इसके बाद सफेद पूंछ वाला हिरन जादुई जंगल के पूर्वी हिस्से की ओर चलने लगा और विलियम उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आधे घंटे चलने के बाद विलियम एक नदी के किनारे हरी भरी घास से घिरे एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां सैकड़ों सफेद पूंछ वाले हिरन घास चर रहे थे और नए आगमन को भांपते ही उन सभी ने अपने सिर ऊपर उठा लिए। विलियम की नजर झुंड के बीच में खड़े विशालकाय सफेद हिरन पर पड़ी, जो शांत भाव से उसकी ओर देख रहा था। वह विशाल हिरन 4 मीटर से भी अधिक ऊंचा था और सूर्य की रोशनी में उसके राजसी सींग किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह चमक रहे थे। फिर उस लाल बालों वाले लड़के ने अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करते हुए उस गौरवशाली प्राणी के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की, जो जादुई जंगल में एक सर्वोच्च प्राणी था। योजक चिन्ह, शिखर, महान प्राणी, प्राचीन शक्ति का योद्धा, खतरे का स्तर सी उच्च। इसे झुंड में शामिल किया जा सकता है। सफलता दर 20%। सफेद पूंछ वाले हिरनों का महान रक्षक। ये प्राणी स्वभाव से कोमल होता है। हालांकि जब कोई व्यक्ति या वस्तु इसके झुंड की सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है, तो ये जान से मारने के इरादे से सीधे हमला कर देता है। इसमें अपने सींगों को ब्लेड की तरह तेज करने की क्षमता होती है ताकि यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को काट सके। स्पायर के पास इटर्नल गार्जियन नामक क्षमता है, जिसने इसे थोड़े समय के लिए अपने आकार को 2 गुना करने और अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ाने की अनुमति दी है। स्पायर के पास कॉल टू आर्म्स नामक एक क्षमता भी है, जो उसके झुंड की ताकत को 50% तक बढ़ा देती है। इस जीव की कोई ज्ञात कमजोरी नहीं है। योजक चिन्ह, जैसा कि अपेक्षित था, यह मजबूत है। विलियम ने मीनार के विवरण को पढ़ते हुए सोचा। जैसे ही स्पायर विलियम की ओर बढ़ा, सफेद पूंछ वाले हिरनों का विशाल झुंड अलग हो गया। झुंड के अल्फा हिरन उसके साथ साथ चल रहे थे। हालांकि इन अल्फा हिरनों का खतरा केवल डी ग्रेड का था, विलियम ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि संख्या बल के कारण वे अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी विलियम डरा नहीं था। वह यहाँ टकराव के लिए नहीं आया था, वह तो मदद मांगने आया था। बोलो चरवाहे, यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है? स्पायर ने आदेशात्मक स्वर में कहा। वह विलियम से टेलीपैथी के माध्यम से बात कर रहा था और इस बात ने लाल बालों वाले लड़के को चौंका दिया। तुम बोल सकते हो, तुम्हें ये भी पता है कि मैं एक चरवाहा हूँ? विलियम ने पूछा। कैसे? मैं हमेशा इंसानों से बातचीत करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यह अपवाद बनाया। तुम्हारे दूसरे सवाल के बारे में, क्या तुम सचमुच नहीं जानते या सिर्फ न जानने का नाटक कर रहे हो? स्पायर ने अविश्वास भरे स्वर में पलटकर पूछा। तुम, जो झुंडों के शाश्वत संरक्षक देवता के स्पर्श से प्रभावित हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम ये बातचीत क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता, स्पायर ने दृढ़ स्वर में कहा। विलियम ने अपना सिर खुजाया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका शेपर्ड जॉब क्लास उतना आसान नहीं था जितना वह सोच रहा था। उसे पहले से ही शक था जब उसने देखा कि झुंड श्रेणी से संबंधित कुछ जीवों को उसके अपने समूह में जोड़ा जा सकता है। स्पायर की टिप्पणियां सुनने के बाद अब उसे यकीन हो गया था कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, शेपर्ड, स्पायर ने अपना सिर झुकाया और विलियम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? विलियम ने सच बताने और अपने आने का मकसद स्पष्ट करने का फैसला किया। मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। एक एहसान। हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, हे शक्तिशाली संरक्षक। स्पायर ने विलियम को ध्यान से देखा और अनिच्छा से सिर हिलाया। बोलो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे किस प्रकार का अनुरोध करोगे, शेपर्ड। विलियम ने अपने मन की बात कहने से पहले गहरी सांस ली। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप मुझे इसकी अनुमति दें। अध्याय 136, जादुई जंगल के अंदर रात्रि छापा, भाग 1।
क्षमा करें, लेकिन आपकी विनती पूरी करना असंभव है, विलियम की बात सुनने के बाद स्पायर ने कहा। अगर मैं मान भी जाऊं, तो भी हमें जादुई जंगल के अन्य जीवों की शत्रुता के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या मैं इसे भी समीकरण में शामिल कर दूं? विलियम ने स्पायर को कुछ ऐसा दिखाया जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खैर, इस हिसाब से तो आपकी विनती कुछ बुरी नहीं लगती, स्पायर ने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है। इससे मुझे कुछ फायदे तो मिलेंगे, लेकिन मेरे झुंड को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, है ना? ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच है। विलियम ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। वह समझ गया था कि अति सुरक्षात्मक संरक्षक वास्तव में अपने झुंड की परवाह करता है। यह एक ऐसी बात थी जिसकी विलियम प्रशंसा करता था और वह उसके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता था। तो क्यों न हम शर्तों में थोड़ा बदलाव करें? विलियम ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, शेपर्ड? स्पायर ने पूछा। क्यों न हम इसके बजाय ये करें? योजक चिन्ह। प्रशिक्षकों की अपेक्षा के विपरीत अधिकांश उम्मीदवारों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करना नहीं चुना। उनमें से कुछ ने समूह बनाए और उन लोगों का शिकार किया जिनके पास उनसे कम संख्या थी। यहां तक कि ड्रेक और स्पेंसर को भी उनसे मुकाबला करने में काफी मुश्किल हुई। हालांकि वे उम्मीदवारों से अधिक बलवान थे, फिर भी एक साथ 6 उम्मीदवारों से लड़ना उनके लिए समस्या खड़ी कर रहा था। जीत की कोई उम्मीद न होने के कारण उन्होंने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया। विडंबना यह है कि इन दोनों लड़कों की मुलाकात सूरज डूबने के समय हुई। दोनों ने कसम खाई थी कि जैसे ही उनके रास्ते आपस में टकराएंगे, वे एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वे लड़ाई के मूड में नहीं थे। कुछ छात्रों द्वारा गठित टीमों के संयुक्त आक्रमण के कारण दोनों को कुछ चोटें आईं। कुछ टीमों ने तो आपस में गठबंधन भी कर लिया था, जिसके कारण उनके प्रतिद्वंद्वियों का सफाया एक तरफा हो गया। अंततः दोनों ने अपनी वर्तमान परिस्थितियों के कारण एक दूसरे के साथ अहिंसा संधि करने का निर्णय लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वो दिन देखना पड़ेगा जब हम दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा, स्पेंसर ने झुंझलाहट में जमीन पर थूकते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूं? ड्रेक ने चिढ़कर कहा। कमजोर लोग सच में मिलकर काम करना जानते हैं। उनसे निपटना बहुत झंझट भरा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अगर हम दोनों मिलकर भी काम करें तो भी हमारे सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं कुछ सोच लूंगा। अभी के लिए चलो आराम करते हैं। मैं इतनी दौड़ भाग से थक गया हूं। स्पेंसर ने सिर हिलाया। वे इस समय किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं थे। कुछ औषधियां पीने के बाद उनके शरीर के घाव तो ठीक हो गए, लेकिन थकान अभी भी बनी हुई थी। योजक चिन्ह। जंगल में कहीं लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की पेड़ की शाखा से टेक लगाकर अपने आसपास का जायजा ले रही थी। उसके हाथों में धनुष और बाण थे जो उसकी गोद में रखे थे। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती, वो तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ जाती और अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेती। उसका नाम प्रिसिला था। वह वही तीरंदाज थी जिसने प्रतियोगिता शुरू होते ही विलियम को मारने की कोशिश की थी। उसके हाथ के पीछे लाल रंग के अंक उभरे हुए थे जो 30 का आंकड़ा बना रहे थे। जी हाँ, उसने अकेले ही 30 उम्मीदवारों को मार गिराया था। हालांकि वह अभी भी अपने 100 के लक्ष्य से काफी दूर थी, लेकिन उसे और शिकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस समय वह आराम कर रही थी और अपनी शक्ति बचा रही थी। रात हो चुकी थी और अंधेरे में इधर उधर घूमना बहुत खतरनाक होता। तभी उसे जंगल में कंपन महसूस होने लगी। वह तुरंत पेड़ की शाखा पर खड़ी हो गई और अपने आसपास हो रही घटनाओं का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों को तेज किया। जमीन, पेड़ और यहां तक कि हवा भी कांपती हुई प्रतीत हुई। प्रिसिला जानती थी कि यह अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए वह जिस पेड़ पर आराम कर रही थी, उसकी चोटी पर चढ़ गई और वहां से गायब हो गई। उसे आभास हो रहा था कि यह रात लंबी और खतरनाक होने वाली है। योजक चिन्ह। कॉनराड, इसके साथ तुम हेड प्रीफेक्ट बनने से बस एक कदम दूर हो, चश्मा पहने एक लड़के ने अलाव के सामने एक लट्ठे पर बैठे लड़के की चापलूसी की। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हमने लड़ाई जीत ली है, कॉनरेड ने जवाब दिया। हमें घोषणा होने के बाद ही अपनी सतर्कता कम करनी चाहिए। कॉनराड नाम के इस लड़के के चेहरे की बनावट बेहद तीखी थी। उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसके लाल भूरे बाल और हल्के भूरे रंग की आंखें उससे बेहद आकर्षक बनाती थीं। माँ की परिवार में जन्मे कॉनराड ने कम उम्र में ही जान लिया था कि उसे हर उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जिससे वह मजबूत बन सके और अपना रुतबा बढ़ा सके। उसका पहला कदम था मुख्य प्रहरी बनना और अपने पद का उपयोग करके लाभदायक साझेदारों से संबंध बनाना, जो उसे कुलीन वर्ग में ऊपर उठने में मदद करेंगे।
वह अपने परिवार का तीसरा बेटा बनकर संतुष्ट नहीं था। वह अपनी खुद की जमीनें, अधिकार और सत्ता चाहता था। इसी वजह से उसने अपने सामाजिक कौशल को निखारा और इन लोगों को अपने अधीन काम करने के लिए राजी कर लिया। कॉनरेड के दाहिने हाथ के पीछे 20 का अंक अंकित था। उसके अधीनस्थों ने उम्मीदवारों को अंतिम प्रहार देने में उसकी मदद की ताकि उनके अंक उसी के खाते में आ जाएं। उसके दल में 10 लोग थे। इस समय वे जादुई जंगल के भीतर सबसे बड़ा गुट थे और मार्शल डिवीजन के कुछ प्रशिक्षकों के चहेते भी थे। जब वह बोल रहा था तभी उसका एक अधीनस्थ कर्मचारी खड़ा हो गया और आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगा। क्या तुमने वह आवाज सुनी? गहरे भूरे बालों वाले एक गोल मटोल लड़के ने सतर्क रहते हुए पूछा। चश्मा पहने लड़के ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों? क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे जंगल के बीचों बीच से कुछ गड़गड़ाहट सुनाई दी, गोल मटोल लड़के ने अनमने ढंग से जवाब दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो कुछ हो रहा है और यह निश्चित रूप से कुछ बड़ा है। कॉनराड के समूह में सभी लोग उस मोटे लड़के को गंभीर भावों से घूर रहे थे। उन्हें उसकी चेतावनी पर कोई संदेह नहीं था क्योंकि वह मोटा लड़का एक उत्कृष्ट स्काउट था। वह हमेशा समूह में सबसे पहले उन छात्रों की स्थिति का पता लगाता था जिन्हें उन्होंने दिन में पहले खोजा था। क्या तुम्हें लगता है कि इससे हमारे समूह को खतरा है? कॉनरेड ने पूछा। उसकी भूरी आंखें उस गोल मटोल लड़के पर टिकी थीं और वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, मोटे लड़के ने जवाब दिया। मुझे डर है कि एहतियात के तौर पर हमें रात के पहरेदारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बहुत अच्छा, कॉनरेड सहमत हुए। हम आपकी सलाह मानेंगे। कॉनराड अभी कुछ और कहने ही वाला था कि उसे दूर से एक चीख सुनाई दी। चीख के बाद जानवरों की दहाड़ें और चीखें सुनाई दीं, जो एक क्षणिक सपने की तरह थम गईं। पूरा समूह तुरंत खड़ा हो गया और अपने हथियार तैयार कर लिए। डेव, हमें तुरंत किसी ऐसी जगह ले चलो जिसे तुम सुरक्षित समझते हो, कॉनरेड ने आदेश दिया। मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। गोल मटोल लड़के ने अपने होंठ चाटे और आसपास का जायजा लिया। जादुई जंगल के अंदर अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। योजक चिन्ह। एक और तेज चीख ने रात को चीर दिया और बाकी सभी उम्मीदवारों के रोंगटे खड़े हो गए। चीखों की संख्या बढ़ती जा रही थी और हर चीख डर और हताशा से भरी हुई थी। ड्रेक और स्पेंसर चीखों की आवाज की विपरीत दिशा में भाग रहे थे। उन्हें सहज ज्ञान से पता चल गया था कि उन बेचारे लोगों के साथ कोई त्रासदी हुई है और यह किसी मानवीय हस्तक्षेप के कारण नहीं हुई है। मैंने पहले सुना था कि जादुई जंगल के अंदर रहने वाले राक्षस कभी कभी अंदर आने वाले छात्रों पर हमला कर देते थे, स्पेंसर दौड़ते हुए बोला। लेकिन ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। स्पेंसर के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए ड्रेक ने दांत पीसते हुए खुद को मजबूर किया। वह लड़ाकू स्वभाव का था और फुर्ती के बजाय जोरदार हमलों में माहिर था, इसलिए लंबे समय तक दौड़ने में उसे परेशानी हो रही थी। यह अब ऐसा हमला नहीं है जिसे हम अकेले संभाल सकें, ड्रेक ने गंभीर भाव से जवाब दिया। इसकी तुलना तो किसी भयानक आपदा से की जा सकती है। जैसे ही ड्रेक ने अपना वाक्य समाप्त किया, जादुई जंगल के जीवों की तेज चीखें, दहाड़ें और चिल्लाहटें उनके कानों तक पहुंची। जंगल में एक और चीख गूंजी, लेकिन वह जल्द ही बुझती हुई लौ की तरह शांत हो गई। ये रात कोई साधारण रात नहीं थी, क्योंकि यह वह रात थी जब सब कुछ समाप्त होने वाला था। अध्याय 137, जादुई जंगल के अंदर रात्रि छापा, भाग 2। घबराओ मत, ये तो बस ग्रेड डी के जानवर हैं। डटे रहो। 2 छोटी तलवारें लिए एक लड़के ने अल्फा फॉरेस्ट वुल्फ से लड़ते हुए आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने पहली चीख सुनी, उनका समूह तुरंत पीछे हट गया। हालांकि उन्हें अंधेरे से निकलकर उन पर झपटने वाले दरिंदों का सामना करना पड़ा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले ही घिर चुके हैं। 20 से अधिक अल्फा भेड़िए पेड़ों से कूदकर निकले और उनसे युद्ध करने लगे। छात्रों और जानवरों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें वे एक घातक युद्ध में उलझ गए। छात्रों को यह नहीं पता था कि जादुई जंगल में रहने वाले सभी जानवर इंसानों से लड़ने में माहिर थे। आखिरकार यह उन प्रशिक्षण स्थलों में से एक था जहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के छात्र अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने आते थे। स्वाभाविक रूप से उनके विरोधी जंगल के वही जानवर थे। समय बीतने के साथ इन जानवरों ने मनुष्यों से लड़ना सीख लिया था और समय के साथ साथ वे और भी कुशल हो गए थे। भले ही अल्फा भेड़िए केवल ग्रेड डी के जानवर थे, वे अनुभवहीन प्रथम वर्ष के छात्रों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। समूह के सबसे शक्तिशाली छात्र ने अल्फा भेड़ियों में से एक पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। जब आखिरी वार होने ही वाला था, तभी अचानक कहीं से एक भेड़िए का पंजा प्रकट हुआ और लड़के की छाती पर जा लगा। छात्रों ने फिर से संगठित होने की कोशिश की, लेकिन भेड़ियों ने उनका रास्ता रोक दिया।
तभी एक विशाल भेड़िए ने उन्हें ऐसे देखा मानो वे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। माथे के बीचों बीच चांदी का सींग लिए 3 मीटर ऊंचे उस भेड़िए ने दहाड़ मारी। वही भेड़िया था जिसने समूह के सबसे बलवान छात्र पर हमला किया और अपने साथी की रक्षा की। लंबे सींगों वाला जंगली भेड़िया। 2 छोटी तलवारें लहराते हुए लड़के ने घबराकर चिल्लाया, ये तो श्रेणी सी का जानवर है। सब लोग भागो। लंबे सींग वाले जंगली भेड़िए ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उस घायल लड़के को काट लिया जिस पर उसने अभी हमला किया था। लड़का इतना घायल था कि वह पलटवार नहीं कर सका और तुरंत प्रकाश के कणों में बदल गया, जिससे उसके समूह के बाकी सदस्यों में निराशा छा गई। अपने समूह के सबसे शक्तिशाली योद्धा की बदौलत वे अब भी एक दूसरे की रक्षा करने में सक्षम थे, लेकिन अब जब वह चला गया तो उनकी संरचना आसानी से टुकड़ों में बिखर गई। रात में और भी चीखें गूंजी। उसके बाद एक शक्तिशाली भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी। जंगल के अन्य जीवों ने भी टिम्बर वुल्फ की दहाड़ सुनकर जवाब में दहाड़ मारी। टिम्बर वुल्फ की कही बात ने जंगल में छात्रों का शिकार करने में व्यस्त अन्य जीवों के बीच उन्माद पैदा कर दिया। वे टिम्बर वुल्फ को उनसे आगे निकलने और लाल बालों वाले लड़के द्वारा वादा किए गए पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। योजक चिन्ह। तुम्हें छोड़कर जंगल में केवल 15 और इंसान बचे हैं। स्पाया ने चांद की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया और कहा, मैं बहुत लंबे समय से इस जंगल में हूं और ऐसा नजारा मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है कि हमारे शाश्वत संरक्षक द्वारा चुने गए व्यक्ति से यही उम्मीद की जा सकती है। स्पायर, इतना आत्मविश्वास मत रखो, विलियम ने उस जानवर को फटकारा। इंसानों को कभी कम मत समझना। वे इस ग्रह पर सबसे धूर्त और क्रूर प्रजाति हैं। भले ही हम अभी जीत रहे हों, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि अंत में कौन हंसेगा। सच है, स्पायर ने स्वीकार किया। फिर भी ये पहले से ही एक अच्छा परिणाम है ना? बिल्कुल, विलियम ने सिर हिलाया। सच कहूं तो यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। मीनार ने अपना सिर घुमाकर अपनी पीठ पर बैठे लड़के की ओर देखा। तुमने जो पुरस्कार दिए हैं उनसे कोई भी प्रभावित हो जाएगा। केवल मूर्ख ही इस तरह के अवसर को ठुकराएंगे जिससे आप और अधिक शक्तिशाली बन सकें। तो तुम ऐसा कहते हो, लेकिन क्या तुमने पहले दिए गए मेरे प्रस्ताव को ठुकरा नहीं दिया था? विलियम ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम मान जाते तो क्या तुम इस जादुई जंगल के सबसे ताकतवर जानवर नहीं बन जाते? तुमने उस अवसर को क्यों नहीं लपक लिया? विलियम, तुम समझते नहीं हो। स्पायर ने सिर हिलाया। हम झुंड के प्राणी हैं और जंगल के हिरण शांतिप्रिय होते हैं। हमें लड़ना पसंद नहीं, बल्कि शांति से जीवन बिताना अच्छा लगता है। अगर मैं दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हो भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे तो बस एक सदी से चले आ रहे संतुलन में गड़बड़ी होगी। विलियम ने स्पायर को मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह एक महान और स्वाभिमानी प्राणी है। उसने बस उससे कहा कि अगर भविष्य में कभी उसका मन बदले तो वह आकर उससे मिल ले। लाल बालों वाले लड़के और झुंड के रक्षक ने एक दूसरे के साथ बराबरी का समझौता किया था। स्पायर विलियम के झुंड का सदस्य बन गया, लेकिन विलियम उसे यूं ही लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं बुला सकता था। स्पायर ने उससे कहा कि वह जादुई जंगल के अंदर ही रहेगा और वर्षों से अपने झुंड की रक्षा करता आ रहा है। हालांकि अगर विलियम को सचमुच इसकी ताकत की जरूरत होती तो यह उसकी पुकार का जवाब देता, लेकिन वह केवल 3 बार ही इसकी मदद मांग सकता था। उसके बाद अनुबंध में तय किए गए अनुसार स्पायर विलियम के झुंड को छोड़ देगा। स्पायर ने धीमी आवाज में कहा, केवल 12 बचे हैं। हमने वह लक्ष्य भी ढूंढ लिया है जिसे आपको ढूंढने के लिए कहा गया था। क्या हम चलें? विलियम ने अपना धनुष और तीरों से भरा तरकश मंगवाया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, बदला लेने का समय आ गया है। योजक चिन्ह। ड्रेक और स्पेंसर टाइटैनिक ब्लेज बियर और टैटूड किलर सरपेंट के खिलाफ एक के बाद एक लड़ रहे थे। इन दोनों जीवों का खतरा स्तर ग्रेड सी के ऊपरी रैंक में था। दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके शक्तिशाली हमलों का सामना करने में काफी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वे दोनों राक्षस बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने तुरुप के पत्ते तो खोल ही दिए थे, लेकिन फिर भी वे अपने विरोधियों की धूर्तता को कमा रहे थे। टाइटैनिक ब्लेज बियर के शक्तिशाली शरीर को ढाल बनाकर टैटूड किलर सर्प उनके कमजोर बिंदुओं पर अपना तेजाब बरसाता था। हालांकि वे समय रहते प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे, फिर भी वे टाइटैनिक ब्लेज बियर के शक्तिशाली हमलों से खुद को नहीं बचा पाए, जो किसी दौड़ते हुए बैल की तरह जोरदार प्रहार करते थे। यदि उन्होंने उच्च श्रेणी का कवच न पहना होता तो मुठभेड़ के दौरान वे दोनों अब तक मर चुके होते। जब दोनों दरिंदों ने लगातार हमले किए तो दोनों लड़के पिछड़ने लगे और उन्होंने अपना सारा ध्यान बचाव पर केंद्रित कर दिया। इसी वजह से जब तक बहुत देर हो चुकी थी तब तक उन्हें हवा की सीटी की आवाज सुनाई नहीं दी।
दो तीर उनकी पीठ पर लगे और उनके कवच को भेदते हुए निकल गए, जिससे दोनों मन ही मन कोसने लगे। भालू और सांप ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों को मार डाला। ड्रेक और स्पेंसर दोनों के चेहरे पर निराशा के भाव थे, इससे पहले कि उनके शरीर प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। जब उनके शरीर गायब हो गए तो दो लाल गोले भागने की कोशिश कर रही प्रिसिला की ओर तेजी से बढ़े। ड्रेक और स्पेंसर को मारने के बाद अब उसका मन अन्य छात्रों का शिकार करने का नहीं था। उसने प्रतियोगिता समाप्त होने तक छिपने का फैसला कर लिया था। प्रिसिला बड़ी कुशलता से एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रही थी, मानो उसे इस तरह से कूदने की आदत हो। अचानक जब वह हवा में ही थी, उसे अपने पीछे से एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी। अध्याय 138 एक तीरंदाज का गौरव भाग 1। लड़की ने तुरंत अपनी भंडारण अंगूठी से एक गोल चांदी की ढाल निकाली और अपने शरीर को उसके पीछे समेट लिया। रात के सन्नाटे में एक जोरदार आवाज गूंजी जब लोहे का तीर चांदी की ढाल से टकराया। प्रिसिला ने तुरंत अपनी कमर पर लटकी हुई चाबुक उठाए और पेड़ की एक शाखा पर वार किया। चाबुक शाखा से लिपट गई और उसे सीधे जमीन पर गिरने से बचा लिया। एक और सीटी की आवाज हवा में गूंजी और जिस चाबुक से वह लटकी हुई थी, वह दो टुकड़ों में टूट गई। प्रिसिला ने दांत पीसते हुए अपनी बाहें चौड़ी कर लीं। उसके कपड़े विशेष रूप से इस तरह से बनाए गए थे कि उनमें ग्लाइडिंग की सुविधा अंतर्निहित थी, जिससे वह थोड़ी दूरी तक ग्लाइड कर सकती थी। उसकी बाहों के नीचे से कमर तक कपड़ों तक दो पंख जैसे उपकरण फैले हुए थे। जैसे ही काले बालों वाली लड़की सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरी, उसके कपड़े वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर तक फैले अंधेरे में घूरने लगी। मुझे तुम्हें पहले ही खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए था, प्रिसिला ने आह भरी। अब बहुत देर हो चुकी है। अंधेरे से एक विशाल सफेद हिरण प्रकट हुआ और शांत भाव से लड़की को घूरने लगा। विलियम, जो उसकी पीठ पर बैठा था, ने पहले ही अपने धनुष पर एक तीर चढ़ा लिया था। क्या तुम हार नहीं मान रहे? विलियम ने पूछा। इस जादुई जंगल में अभी सिर्फ तुम ही आखिरी उम्मीदवार बचे हो। बाकी सब का निपटारा हो चुका है। काले बालों वाली उस खूबसूरत महिला ने धनुष को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था और अविचलित भाव से विलियम की ओर देख रही थी। मैं, प्रिसिला ने रेल ग्रैंडफॉल विलियम वॉन आइंसेवर्थ को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देती हूँ, प्रिसिला ने गंभीर भाव से कहा। क्या आप चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? विलियम के जवाब का इंतजार करते हुए लड़की की भूरी आंखें सुनहरी हो गईं। वह जानती थी कि लाल बालों वाले लड़के के पास उसकी चुनौती स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जिस प्राणी पर वह सवार था वह उसकी जान लेने के लिए काफी था। फिर भी एक तीरंदाज के रूप में और ग्रेवेंट के आदेश की सदस्य होने के नाते उसका गौरव उसे आसानी से आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं देगा। विलियम अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को निहार रहा था। उसके बालों का रंग विलियम को पृथ्वी पर जीवित रहते हुए अपने बालों के रंग की याद दिला रहा था। सच कहूं तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे अपने संसार में रहने वाली लड़कियों जैसी शक्ल सूरत वाली कोई लड़की देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा, लेकिन एक शर्त पर, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे वाइस प्रीफेक्ट बन जाओगे। और अगर मैं जीत गई तो? प्रिसिला ने पलटकर पूछा। अगर तुम जीत गए तो मेरी माँ एला को मेरे छात्रावास के कमरे में रहने दोगे, विलियम ने जवाब दिया। साथ ही तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। तुम्हें यह मानना ही होगा, वरना मैं हम दोनों के बीच इस द्वंद्वयुद्ध के लिए राजी नहीं होऊंगा। प्रिसिला ने भौहें चढ़ाईं। वह नहीं जानती थी कि यह मामा एला कौन है और विलियम के प्रस्ताव में हेड प्रीफेक्ट बनने के अलावा उसे कोई और फायदा नहीं दिख रहा था। फिर भी यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे वह ठुकरा नहीं सकती थी। या तो स्वीकार करो या मर जाओ। यह विलियम का छिपा हुआ अल्टीमेटम था और उसके द्वारा बढ़ाए गए सुलह के प्रस्ताव को ठुकराना उसकी मूर्खता होगी। ठीक है, मैं आपकी शर्तें मान लेती हूँ। प्रिसिला सहमत हो गई। शब्दों के देवता की कसम खाओ कि तुम अपना वादा निभाओगे, विलियम ने आदेश दिया। भले ही तुम्हें यकीन न हो, लेकिन शब्दों के देवता और मैं बहुत करीब हैं। अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो अनंत कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जाओ। योजक चिन्ह। 10,000 देवताओं के मंदिर में कहीं शपथ के देवता को छींक आ गई। फिर उन्होंने अपनी नाक रगड़ी और दूर देखने लगे। कोई सुंदर लड़की इस समय मेरे बारे में सोच रही होगी, भगवान ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं इतना सुंदर क्यों पैदा हुआ? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, बूढ़े? लिली ने पूछा। बकवास बंद करो और पैसे दो। 3 दर्जन लॉलीपॉप और 3 डिब्बे चॉकलेट एक्लेयर। इसके 100,000 गॉड पॉइंट्स लगेंगे। लिली, हम अच्छे दोस्त हैं, शब्दों के देवता ने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या तुम मुझे थोड़ी छूट दोगी? हम ठीक है। लिली ने नाक सिकोड़ी। 95,000 गॉड पॉइंट्स। डील। शब्दों के देवता ने जल्दी से लोली देवी को पैसे दे दिए। फिर वह खुशी से सीटी बजाते हुए चला गया। अनुबंधों के देवता ने ये मिठाइयां अपनी शुगर बेबीज को उपहार के रूप में खरीदी थीं। बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि अनुबंधों का देवता एक भावुक व्यक्ति था जो अपनी उन प्यारी युवतियों की परवाह करता था जो उसकी भक्त बन चुकी थीं। योजक चिन्ह। प्रिसिला ने गहरी सांस ली और शब्दों के देवता की कसम खाए। उसने इस तरह के देवता के बारे में पहली बार सुना था और उसे लगा कि विलियम उससे मजाक कर रहा है। फिर भी चूंकि यह उसका आखिरी मौका था, इसलिए वह कम से कम बचने की उम्मीद में नियमों का पालन करने का दिखावा तो कर ही सकती थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें भागने के लिए पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं। विलियम ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। 2 मिनट बाद हमारी आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, इस दौरान जानवर तुम्हें रोकेंगे या तुम पर हमला नहीं करेंगे। यह आमने सामने की लड़ाई होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहती थी। प्रिसिला ने सिर हिलाया और विलियम के बैठने की जगह के विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। उसे विलियम से दूरी बनानी थी ताकि वह अपने धनुष बाण का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से लड़ सके। शाही अकादमी में प्रवेश करने के बाद पहली बार काले बालों वाली उस लड़की के अंदर उत्सुकता के कारण खून खौल रहा था। उसने फ्रीसिया साम्राज्य में कई तीरंदाजों से युद्ध किया था, लेकिन ये पहली बार था जब वह हेलन साम्राज्य के किसी व्यक्ति से लड़ रही थी। फ्रीसिया साम्राज्य तीरंदाजी में माहिर था। ये वह साम्राज्य था जहां सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज और विशेष विद्या के जानकार पैदा होते थे। मन ही मन वह शुक्रगुजार थी कि विलियम ने उसकी बेतुकी चुनौती मान ली। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि उस लाल बालों वाले लड़के ने उसकी बात क्यों मान ली, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसे ये देखने का मौका मिले कि हेलेन साम्राज्य के तीरंदाज कितने शक्तिशाली थे। उसे यह नहीं पता था कि विलियम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धनुष कलाएं हेलेन साम्राज्य की नहीं थीं। वे सिस्टम की थीं। सिस्टम ने विलियम की वर्तमान शारीरिक स्थिति के अनुकूल सबसे उपयुक्त धनुष कला का चयन किया था। केवल प्रिसिला का ही खून नहीं खौल रहा था। विलियम भी धनुष को हाथ में पकड़ते ही अपने अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत महसूस कर रहा था। लोंट में जॉन और ट्रेंट ने उसे धनुष चलाना सिखाया था। ट्रेंट एक प्रेरी था। वह एक सच्चा ड्रैगन स्लेयर था और उसने विलियम के साथ जो ज्ञान और तकनीकें साझा की थीं, वे अमूल्य थीं। दूसरी ओर जॉन घुड़सवारी तीरंदाजी में माहिर था। अपने साथी घोड़े ब्लिट्स पर सवार होकर वह हवाई युद्ध में एक अचूक योद्धा था। इन दोनों गुरुओं ने विलियम को अपना ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे उसकी तरक्की में जबरदस्त तेजी आई। हालांकि सिस्टम ने उसे पलक झपकते ही तीरंदाजी सीखने का आसान तरीका दे दिया था, लेकिन प्रशिक्षण के उन अनगिनत दिनों में उसने जो दक्षता हासिल की, वह भी कम नहीं थी। विलियम लगभग हर दिन धनुष चलाने का अभ्यास करता था। यह उसकी आदत बन चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे अपनी मां का दूध न पीने पर बेचैनी होती थी। उसने प्रिसिला की चुनौती इसलिए स्वीकार की क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी दूसरे तीरंदाज से मुकाबला करने जा रहा था। उसने सोचा कि असली द्वंद्वयुद्ध में अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि यह भविष्य में उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। अपने भीतर ही अंदर वह अपने दोनों शिक्षकों को ये साबित करना चाहता था कि उसे पढ़ाने में बिताए गए उनके दिन व्यर्थ नहीं गए। स्पायर ने विलियम की ओर देखा और आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के ने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों की। विलियम को चुनौती स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्पायर एक ही वार में प्रिसिला को आसानी से मार सकता था। मनुष्य मुझे हमेशा अचंभित करते हैं। मीनार ने चांद की ओर देखते हुए आह भरी। वह जानती थी कि इस घटना के बाद जादुई जंगल के अंदर रहने वाले जानवर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अध्याय 139 एक तीरंदाज का गौरव भाग 2। वाह वाह वाह! एंडी ने खुशी से ताली बजाई। तीरंदाजों के बीच आमने सामने की लड़ाई। हेड प्रीफेक्ट बनने की प्रतियोगिता का क्या शानदार अंत हुआ। एंडी के बगल में बैठे ग्रैंट के चेहरे पर हैरानी का भाव था जब उसने देखने वाले यंत्र में लाल बालों वाले लड़के को देखा। 1 घंटे पहले तक वह देखने वाले यंत्र में कॉनरैड, ड्रेक, स्पेंसर और प्रिसिला पर नजर रख रहा था। हालांकि राक्षसों के अचानक दखल से प्रतियोगिता का जल्द ही अंत हो गया। एंडी की बात सच साबित हुई। जादुई जंगल में सिर्फ विलियम और प्रिसिला ही बचे थे। उनके द्वंद्वयुद्ध का विजेता ही तय करेगा कि अगला प्रधान प्रीफेक्ट कौन होगा। क्योंकि ग्रैंट ने पहले विलियम पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि लड़के ने जंगल के जीवों को अपने पक्ष में लड़ने के लिए कैसे मना लिया। उसने एंडी से पूछने की कोशिश की कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उस चिड़चिड़े शिकारी ने उसे केवल एक घमंडी मुस्कान दी।
स्पष्ट रूप से विलियम पर ध्यान न देने के दौरान जो कुछ हुआ था वह ग्रांट को बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। हाउस ऑफ हीरोज के बाहर खड़े छात्रों के मन में भी ग्रांट जैसी ही शंकाएं थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता इस तरह क्यों और कैसे हो गई। उन्हें बस इतना पता था कि लाल बालों वाले उस आकर्षक लड़के और काले बालों वाली खूबसूरत लड़की ने एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करने के लिए सहमति दे दी थी। जैसा कि उम्मीद थी, जादू और आत्मा विभाग के छात्रों ने अंतिम 2 प्रतिभागियों को रुचि से देखा। लड़के चुपके से प्रिसिला के लिए जयकार कर रहे थे, जबकि भावुक लड़कियां विलियम के लिए जयकार कर रही थीं। मीनार के ऊपर उस नन्हे लड़के का बैठा हुआ दृश्य सचमुच अद्भुत था। वह किसी परीक्षा के राजकुमार की तरह लग रहा था जो राजकुमारी को बचाने आया हो। एस्ट, केनेथ, एयान, इसहाक और एला ने विलियम को शुरू से ही देखा था। उन्हें अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़के ने जंगल के अंदर मौजूद शक्तिशाली राक्षसों को रिश्वत देकर मना लिया था, जिसे वे ठुकरा ही नहीं सकते थे, वरना उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो सकती थी। युवा स्वामी, क्या हमें छात्रावास में प्रधानाध्यापक पद की प्रतियोगिता शुरू होने पर भी यही रणनीति अपनानी चाहिए? इयान ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद एस्ट ने जवाब दिया, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। विलियम की प्रतियोगिता खत्म होने के बाद हरमन को फोन करके जरूरी इंतजाम जरूर कर लेना। आपकी इच्छा से, युवा स्वामी। इयान ने झुककर अभिवादन किया। विशाल सफेद हिरण की पीठ पर बैठे उस सुंदर लड़के को देखकर केनेथ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। एस्ट और बाकी लोगों की तरह उसे भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसका एक मन विलियम की चतुराई की तारीफ करना चाहता था, तो दूसरा मन उस लड़के को उसकी हद से ज्यादा हिम्मत और दिलेरी के लिए डांटना चाहता था। फिर भी उसके मन में प्रशंसा का भाव पनपने लगा। हालांकि विलियम ने जो किया वह देखने में आसान लग रहा था, लेकिन हर किसी में ऐसा करने की क्षमता नहीं होती। यहां तक कि केनेथ को भी यह मानना पड़ा कि अगर उसे उस स्थिति में रखा जाता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। यही कारण था कि वह विलियम के कार्यों से प्रभावित होने से खुद को रोक नहीं सका। योजक चिन्ह। 2 मिनट बीत गए और जंगल में हवा की सीटी की आवाज गूंज उठी। विलियम और प्रिसिला ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी और यह सचमुच देखने लायक नजारा था। दोनों लड़ाके धनुष चलाने में इतने कुशल थे कि यह बताना मुश्किल था कि लड़ाई में कौन हावी हो रहा है। प्रिसिला ने अपने धनुष पर हरा तीर लगाया और निशाना साधा। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, हवा का एक झोंका आया और उसके काले बाल उसकी पीठ के पीछे बेतहाशा उड़ने लगे। विलियम ने हमले से बचने के लिए तुरंत जमीन पर लोटपोट हो गया और जिस पेड़ को वह ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था वह टुकड़ों में बिखर गया। हवा का शक्तिशाली तीर, विलियम ने बुदबुदाया। कितनी डरावनी औरत है। लाल बालों वाला लड़का जमीन से उठा और प्रिसिला की ओर दौड़ पड़ा। जब वह उससे केवल 20 मीटर दूर था तो उसे लड़की द्वारा उसकी ओर चलाए गए एक और शक्तिशाली तीर से बचने के लिए किनारे की ओर कूदना पड़ा। विलियम की उम्मीदों के विपरीत तीर हवा में ही फट गया और उससे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जिसने विलियम को चौंका दिया। उसकी आंखों के सामने सफेद धुंध छा गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली ताकि प्रिसिला उसकी वर्तमान स्थिति का फायदा न उठा सके। काले बालों वाली लड़की जानती थी कि उसका अंधा कर देने वाला हमला सफल हो गया है और उसने तुरंत विलियम को मार गिराया। उसने विलियम पर लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन विलियम जमीन पर लुढ़कते हुए उनसे बचता रहा जब तक कि उसका सिर एक पेड़ से नहीं टकरा गया। लड़ाई देख रहे छात्र जोर से हंस पड़े जब विलियम ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। यहां तक कि एस्ट और इयान, जिनके चेहरे पर पहले गंभीर भाव थे, भी उस अभिमानी और आत्ममुग्ध लड़के को प्रिसिला के क्रूर जवाबी हमले से पीड़ित देखकर मुस्कुरा उठे। एला बस मजे से देखती रही। उसे विलियम के अंधे हो जाने या ऐसी किसी बात की चिंता नहीं थी। आखिर ट्रेनिंग के दौरान ओलिवर और सेलिन के हाथों उन्हें इससे भी बुरी मार पड़ी थी। भला वह ये कैसे न समझ पाती कि विलियम अपने प्रतिद्वंदी का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नाटक कर रहा था। वह और उसका बच्चा अक्सर दिन का आधा समय घोर अंधेरे में बिताते थे और उन्होंने उस काली दुनिया में अपने दुश्मन को ढूंढने की कला में महारत हासिल कर ली थी। प्रिसिला चिढ़ रही थी क्योंकि उसके तीर निशाने पर नहीं लग रहे थे। उसे यकीन था कि विलियम को कुछ मिनटों के लिए ही अंधापन महसूस हो रहा है। हताशा में आकर उसने आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वह न केवल धनुष चलाने में निपुण थी, बल्कि फ्रीसिया साम्राज्य में रहते हुए उसे छोटी तलवारों और कटारों से लड़ने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। प्रिसिला को आश्चर्य हुआ जब विलियम आंखें बंद किए हुए ही जमीन से उठा और अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। फिर उसने प्रिसिला की ओर एकदम करीब से तीर चलाया जिससे लड़ाई लगभग खत्म हो गई। सौभाग्यवश प्रिसिला की तीव्र इंद्रियों ने उसे लाल बालों वाले लड़के के करीब पहुंचते समय एक तरफ हटने में मदद की।
विलियम को जब लगा कि उसका हमला चूक गया है तो उसने अपने हाथ में धनुष को घुमाया और चमत्कारिक रूप से उसका आकार बदल गया। धनुष की जगह लाल बालों वाले लड़के के बाएं और दाएं हाथों में दो मुड़ी हुई तलवारें थीं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वारों की ऐसी बौछार कर दी कि प्रिसिला लगभग गिर ही गई। जब विलियम ने अपने धनुष का रूप बदला तो उसने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया कि वह उसकी जॉब क्लास को फाइटर में बदल दे। हालांकि उसने अपने दादाजी के साथ इस जॉब क्लास का प्रशिक्षण केवल 1.5 महीने ही लिया था, लेकिन यह विलियम के लिए निकटवर्ती सशस्त्र युद्ध में अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। लाल बालों वाले लड़के के हमलों की श्रृंखला किसी घातक तलवारबाजी के नृत्य जैसी थी। ये वार करने की कला उसके फाइटर जॉब क्लास के एग्जीक्यूशनर वॉर बेसिक की ड्यूल वीडिंग विशेषज्ञता के अंतर्गत आती थी। विलियम के जबरदस्त हमले से खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होने पर प्रिसिला ने अपने दांत भींच लिए। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपने हाथों में पकड़ी छोटी तलवारों को घुमाया और चरवाहे को निहत्था करने के प्रयास में अपनी आधी ताकत लगा दी। उसकी छोटी तलवारें विलियम की कृपाणों के साथ हवा में एक चाप बनाकर उन्हीं और उनके पीछे जमीन पर गिर गईं। अंतिम उपाय के रूप में प्रिसिला ने अपने पिता द्वारा सिखाई गई उस निशस्त्रीकरण कला का प्रयोग किया जो ठीक इसी परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। अपने पैरों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने दूरी कम की और लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए विलियम की छाती पर सीधा मुक्का मारने की तैयारी की। इसी क्षण विलियम ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। फ्लैश एरो का प्रभाव समाप्त हो चुका था और उसकी दृष्टि वापस आ गई थी। क्रेन विंग, विलियम ने कहा और क्रेन स्टाइल स्टांस लेते हुए अपने शरीर को आगे बढ़ाया। अपनी इस हरकत की बदौलत उसने प्रिसिला के उस पूरे बल के वार को चकमा दे दिया जो लड़ाई खत्म करने के इरादे से किया गया था। लड़की का शरीर गति के कारण आगे बढ़ता रहा। विलियम ने फुर्ती से शरीर हिलाकर दूरी कम करने की कोशिश की। प्रिसिला ने जल्दी से अपना शरीर घुमाकर लड़के को लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसे खुले हाथ से जोरदार प्रहार का सामना करना पड़ा जो सीधे उसके पेट पर लगा। उस प्रहार से प्रिसिला की सांसें थम गईं और सहज प्रतिक्रिया के कारण उसका शरीर नीचे झुक गया। फिर विलियम उसके पीछे गया और अपना धनुष और एडमेंटियम का तीर निकाला। चूंकि तुम्हें दूसरों की पीठ में छुरा घोंपना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें खुद छुरा घोंपने का दर्द चखाऊंगा, विलियम ने तीर को बिल्कुल करीब से चलाने से पहले कहा। एडमेंटियम का तीर प्रिसिला की पीठ के पीछे से होते हुए उसके दिल में जा लगा। काले बालों वाली खूबसूरत लड़की प्रिसिला जमीन पर गिर पड़ी और प्रकाश के कणों में बदल गई। कितना स्वप्निल, एक लड़की ने कहा। ओह, काश वह राजकुमार होता तो मैं उससे जरूर शादी कर लेती। तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मैं उससे ले जाऊंगी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बगल से कहा। तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। जादू और आत्मा वर्ग की लड़कियों के बीच भी इसी तरह की बातचीत हो रही थी। वे विलियम के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित थीं और वे सभी उसे अपना अधीनस्थ बनाने की योजना बना रही थीं। इतना ही नहीं, विलियम आधा एल्फ था। हालांकि उसकी जाति दुर्लभ नहीं थी, फिर भी उन्हें अच्छी शक्ल सूरत का वरदान प्राप्त था और काले बालों वाले तीरंदाज के खिलाफ लड़ाई के दौरान लाल बालों वाला लड़का विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। कुछ लड़कों को तो ये भी लग रहा था कि विलियम जैसा अधीनस्थ रखने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ तो विलियम को रिश्वत देकर अपने दल में शामिल करने के तरीके भी सोचने लगे थे। मैं प्रभुत्व की कामना नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी मुझे हर हाल में रक्षा करनी होगी, विलियम ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने आकाश में चांद की ओर देखा और आह भरी। स्पायर उसके सामने आया और अपना राजसी सिर झुका लिया। विलियम ने हल्के से उसके सिर पर थपथपाया और उसे जादुई जंगलों के जानवरों को दिए गए पुरस्कारों को ठीक से वितरित करने का निर्देश दिया। इस दृश्य को देखने वाली लड़कियां मंत्रमुग्ध हो गईं क्योंकि स्पाया एक बहुत ही नेक और सुंदर प्राणी था। लड़के के बगल में खड़े होने पर वह किसी ऐसे नायक की तरह लग रहा था जो जंगल में सैर कर रहा हो। कुछ लड़कियों ने तो विलियम को अपना प्रेमी बनाने के बारे में भी सोचा। इतने सुंदर और शक्तिशाली योद्धा के साथ वे अकादमी की अन्य लड़कियों के लिए निश्चित रूप से ईर्ष्या का पात्र होंगी। लाल बालों वाला लड़का इस बात से बेखबर था कि परिसर के बाहर के लोग क्या सोच रहे थे। वह बस इस बात से खुश था कि प्रतियोगिता आखिरकार समाप्त हो गई। फिर उसने मीनार की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और मीनार ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। फिर मिलेंगे शेपर्ड, अपना ख्याल रखना झुंड के रक्षक। मानो उसी संकेत की प्रतीक्षा करते हुए विलियम का शरीर प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गया और उसे उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। हेड प्रीफेक्ट के पद के लिए लड़ाई समाप्त हो गई थी और विलियम ने तमाम बाधाओं के बावजूद जीत हासिल कर ली थी। इसके साथ ही हेलन रॉयल अकादमी के मार्शल क्लास डिवीजन के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नए युग का शुभारंभ हुआ।
क्या इस बदलाव से अकादमी के भीतर स्थापित पदानुक्रम का संतुलन बिगड़ जाएगा? इसका पता निकट भविष्य में ही चलेगा। अध्याय 140, मैंने प्रेम के लिए संघर्ष किया। प्रथम वर्ष के सभी छात्र मार्शल क्लास डिवीजन के हॉल के अंदर कतार में खड़े हो गए। जादू और आत्मा डिवीजन के छात्र बाहरी होने के कारण परिसर के बाहर ही रहे और अपने सामने रखे अवलोकन क्रिस्टल को देखते रहे। वे सोलारिस छात्रावास के मुख्य प्रैरी के रूप में विलियम के पहले भाषण का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में आग की लपटों जैसे चमकीले बालों वाला एक सुंदर अर्धएल्फ मंच की ओर बढ़ा। उसकी हल्की हरी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं जब उसने सैकड़ों छात्रों का सामना किया जो उसे गंभीर भावों से देख रहे थे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम विलियम है, विलियम वॉन आइनसेवर्थ। विलियम ने अपना भाषण शुरू किया। मैं लोन्ट के ग्रामीण इलाके का रहने वाला एक चरवाहा हूँ। जब विलियम ने अपना परिचय दिया तो हॉल में फुसफुसाहट की हल्की सी गूंज फैल गई। यहाँ तक कि जो लोग उसे बाहर से देख रहे थे वे भी तब हैरान रह गए जब उसने बताया कि वह ग्रामीण इलाके का एक चरवाहा है। मैं आज यहाँ आप सबको ये बताने आया हूँ कि मैंने हेड प्रीफेक्ट पद की प्रतियोगिता में क्यों भाग लिया, विलियम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। फिर उसने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा और इशारा किया, माँ कृपया मेरे साथ आइए। विशाल हॉल का दरवाजा खुला और 1 मीटर ऊंची, सफेद और मुलायम बालों वाली बकरी आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ी। छात्र उसे मंच पर जाते और विलियम के बगल में खड़े होते हुए देखते रहे। विलियम ने प्यार से एला की पीठ पर हाथ रखा और कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। माँ कृपया सभी को नमस्कार कीजिए। मी। छात्रों ने विलियम और बकरी को अजीब भावों से देखा, लेकिन लाल बालों वाले लड़के ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने घमंडी अंदाज में अपनी ठुड्डी उठाए और अपना कारण बताया। हाँ, प्रतियोगिता में शामिल होने का मेरा कारण ये सुनिश्चित करना था कि रॉयल अकादमी में मेरे प्रवास के दौरान मेरी माँ एला मेरे साथ रह सके, विलियम ने दृढ़ता से कहा। शायद आप में से कुछ लोगों को ये कारण बहुत ही बेतुका लगे। कुछ अन्य इसे मूर्खतापूर्ण कारण समझ सकते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी माँ एला कोई साधारण बकरी नहीं है। उन्होंने ही मुझे बचपन से पाला पोसा है। विलियम की घोषणा से एक बार फिर फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया और यहाँ तक कि प्रशिक्षकों ने भी उत्सुकता भरी निगाहों से बकरी की ओर देखा। हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनकी हम परवाह करते हैं, जिनकी हम रक्षा करना चाहते हैं और जिनसे हम प्यार करना चाहते हैं। विलियम फुसफुसाहटों से बेपरवाह होकर अपना भाषण जारी रखते रहे। वे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, दादा दादी, पड़ोसी, दोस्त, प्रेमी और परिचित हो सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्यार मेरे प्यार से बड़ा है? क्या आपके प्रेमी के लिए आपका प्यार मेरी माँ एला के लिए मेरे प्यार से बड़ा है? जब विलियम ने ये सवाल पूछा तो कई लोग जवाब देना चाहते थे, लेकिन विलियम ने उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया। जवाब सीधा साधा है, प्यार को मापा नहीं जा सकता, विलियम ने कोमल स्वर में कहा। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम्हारे अपनों के लिए तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से कम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्यार को मापा नहीं जा सकता। हाँ, प्रतियोगिता में लड़ने का मेरा कारण प्यार ही था। मुझे नहीं पता था कि मेरे विरोधी कितने शक्तिशाली, कितने चालाक और जीतने के लिए कितने दृढ़ निश्चयी थे, क्योंकि मेरी नज़र में ये बातें मायने नहीं रखती थीं। मार्शल क्लास के सदस्य होने के नाते एक समय ऐसा आएगा जब हमें अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे विरोधियों का जो हमारी पहुंच से बहुत बाहर होंगे। जब वो समय आएगा तो हमारे पास लड़ने या भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मैंने लड़ने का रास्ता चुना क्योंकि मेरे लड़ने का कारण वो है जिसे मैं प्यार करता हूँ। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे जीतना ही होगा। और मैं जीता भी। विलियम की दीवानी बन चुकी लड़कियों के दिल धड़कने लगे। जिस सहजता से उसने कहा कि उसने प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना किया, वह इतनी प्यारी थी कि वे खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी वह कोई बलि का बकरा नहीं, बल्कि वे खुद थीं। पोडियम के नीचे से विलियम को देख रहे केनेथ ने उसे कोमल निगाहों से देखा। वह पहले से ही जानता था कि विलियम एला की कितनी परवाह करता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लाल बालों वाला लड़का अपनी दूसरी माँ से कितना प्यार करता है। यहाँ तक कि एस्ट को भी विलियम के भाषण से प्रभावित होना पड़ा। इयान और इसहाक को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उनके भी अपने प्रियजन थे जिनकी वे परवाह करते थे और जिनकी रक्षा करना चाहते थे। विलियम सही था, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे मापा नहीं जा सकता। विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। छात्र अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां भींचने लगे। विलियम के लड़ने के कारण से उनका खून खौल रहा था।
उन्होंने कल्पना की थी कि वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे वे हरा नहीं सकते। उनमें से अधिकांश के मन में केवल एक ही बात थी, और वह थी भाग जाना और अपनी जान बचाना। किसी न किसी तरह उन्हें विलियम के सामने शर्मिंदगी और हीनता का एहसास हुआ। वे उसकी जीतने की प्रबल इच्छा को महसूस कर सकते थे। यहाँ तक कि जो लोग शुरू में उससे द्वेष रखते थे, वे भी उससे नफरत नहीं कर पाए। मार्शल क्लास के लोग बलवानों का सम्मान करते हैं, भले ही वे प्रतियोगिता के परिणाम को स्वीकार न कर सके। उन्हें यह मानना ही पड़ा कि वे जादुई जंगल में विलियम ने जो हासिल किया था वह नहीं कर सकते। बेशक मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे असंतुष्ट हैं। विलियम मुस्कुराया और लापरवाही से अपने बाल झटक दिए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मानता हूं कि आप में से कुछ लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ शारीरिक ताकत से लड़ाई नहीं जीती जाती। यहाँ खड़ा मैं हूं, आप नहीं। इसका मतलब है कि जीतने का मेरा दृढ़ संकल्प आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने पद के योग्य नहीं हूं, तो बेझिझक मुझे चुनौती दें, विलियम ने घोषणा की। लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को हराने के बाद ही यही उचित और सही है ना? माफ कीजिए, क्या आपको लगता है कि आप पहले अधीनस्थों से लड़े बिना अंतिम बॉस को चुनौती दे सकते हैं? माफ कीजिए, ऐसा नहीं होगा। विलियम की बेशर्मी भरी बातें सुनकर एस्ट, इयान और इसहाक मुस्कुरा उठे। उसने छात्रों को उसे चुनौती देने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन विलियम को चुनौती देने का अधिकार पाने से पहले उन्हें सभी से लड़ना पड़ता था। विलियम मूर्ख नहीं था। अगर वे उससे लड़ना चाहते थे तो वह निश्चित रूप से पहले उन्हें सबक सिखाएगा। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे चुनौती देने वालों से न लड़ने जैसा शर्मनाक काम न करें, उस लाल बालों वाले लड़के ने कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने का फैसला किया। हम मार्शल आर्ट के छात्र हैं। अगर हम चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भी नहीं रखते तो हमें अकादमी छोड़कर चले जाना चाहिए, विलियम ने बड़े ही दृढ़ लहजे में कहा। सोलारिस छात्रावास के प्रधान अधिकारी के रूप में मैं किसी भी ऐसे छात्र को निष्कासित कर दूंगा जो गंभीरता से लड़ाई नहीं करेगा। अब कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? हाथ उठाओ। ड्रेक और स्पेंसर ने दृढ़ता से अपने हाथ उठाए। प्रतियोगिता में जो कुछ भी हुआ था उससे वे अब भी निराश नहीं थे। दोनों जानते थे कि प्रथम वर्ष के छात्रों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वे आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरते थे। विलियम ने दोनों लड़कों को एक ताजगी भरी मुस्कान देते हुए मन ही मन उपहास किया। चूंकि तुम दोनों में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें एक ऐसी लड़ाई दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। मैं, विलियम वॉन आइनसेवर्थ, आदेश देता हूं कि सोलारिस छात्रावास के सभी सदस्य एक साथ इन दो बहादुरों से लड़ेंगे। जी हाँ, सोलारिस टीम बनाम ड्रेक और स्पेंसर। जो भी असाधारण प्रदर्शन करेगा उसे उप प्रीफेक्ट का पद दिया जाएगा। सभी छात्र आश्चर्य से चौंक गए। उप प्रीफेक्ट? क्या ये लगभग मुख्य प्रीफेक्ट बनने के बराबर नहीं है? एक व्यक्ति के अधीन लेकिन सैकड़ों छात्रों के ऊपर यह एक ऐसा पद था जिसे सर्वोच्च पद के बराबर माना जा सकता था। प्रिसिला जादुई जंगल में विलियम की वाइस प्रीफेक्ट बनने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन उसे लगता था कि वह इस पद के योग्य नहीं है। यही कारण था कि उसने विलियम से अनुबंध रद्द करने के लिए बात की। लाल बालों वाले लड़के ने काली बालों वाली खूबसूरत लड़की के दृढ़ संकल्प की सराहना की, इसलिए वह उसकी बात मान गया। विलियम को लगा कि अगर वह अनुबंध का इस्तेमाल करके प्रिसिला को अपना वाइस प्रीफेक्ट बनने के लिए मजबूर करता है तो इससे उन दोनों के बीच असहज स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए उसने योजना बनाई कि वाइस प्रीफेक्ट का पद उस व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा जो उसकी बनाई इस योजना में असाधारण प्रदर्शन करेगा। सभी प्रथम वर्ष के छात्र ड्रेक और स्पेंसर को ऐसे घूर रहे थे मानो वे उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। उनमें से कुछ तो पहले से ही लड़ाई शुरू करने और सोलारिस छात्रावास के उप प्रीफेक्ट बनने के लिए बेताब थे। बेशर्म, इयान लगभग जमीन पर थूकते हुए बोला। यह मूर्ख अपनी स्थिति का फायदा उठाना बखूबी जानता है। लड़के के प्रति उसके मन में जो भी प्रशंसा थी वह सब हवा में उड़ गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।